हेलो एवरीवन, वेलकम। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे से होंगे और सभी का तैयारी काफी अच्छे से चल रहा होगा। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म। तो चलिए चालू कर। हेलो एवरीवन, वेलकम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म के ऊपर। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे से होंगे और काफी अच्छी तैयारी में होंगे। ठीक है। हम पढ़ाई कर रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम लोगों ने चालू किया था चैप्टर नंबर 2, नॉर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कॉमा प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल वाला चैप्टर। तो उसमें हमने कल स्ट्रेस की कॉन्सेप्ट समझा था, स्ट्रेन क्या होता है ये समझा था, डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है ये चीज समझा था। आज हम सीखेंगे बेंडिंग स्ट्रेसेस के बारे में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू ऑल। सो बी अटेंटिव एंड बी फोकस। मैं अभी आपको सिखाऊंगा व्हाट इज बेंडिंग स्ट्रेस। तो अच्छे से आराम से सीखिए, देखिए, समझिए। देखिए, लेट्स सपोज कि अपने पास एक मेंबर है। बेंडिंग स्ट्रेस क्यों आती है? ड्यू टू बेंडिंग मूवमेंट आती है बेसिकली। अब वो बेंडिंग मूवमेंट क्यों आती है ये चीज मैंने आपको बता रखा था वैसे। ठीक है, बेंडिंग मूवमेंट क्यों आती है देखो, अभी एक बार फिर से और एक बार समझ लो। बेंडिंग मूवमेंट क्यों आती है मेंबर के ऊपर? देखिए, एक कोई मेंबर है। ठीक है, एक कोई मेंबर है, ये एक मेंबर है। अब इस मेंबर में मैं आपको एक्सिस बना के दिखाता हूं। इसका जो एक्सिस है ना, ये आपका वाई एक्सिस, क्लियर है? ये आपका जेड एक्सिस, क्लियर है? सेंटर से एकदम इस सीजी से बाहर निकलता हुआ जो एक्सिस है ये आपका एक्स एक्सिस। ये तीन एक्सिस इसके क्लियर है, तीन डायरेक्शंस इसके क्लियर है। दिस इज योर एक्स एक्सिस जिसको हम लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस कहते हैं। दिस इज योर जेड जेड एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस है ये एक, है ना? और दिस इज योर वाई वाई एक्सिस, ये भी आपका ट्रांसवर्स एक्सिस। ये तीन तरह के एक्सिस हो गई। नाउ लेट्स सपोज इस मेंबर का मैं कुछ क्रॉस सेक्शन एलिमेंट डिफाइन करता हूं कि ये जो क्रॉस सेक्शन है, इसकी जो ये जो विड्थ है, ये विड्थ है बी, और इसका जो डेप्थ है इट इज योर डी। ये मेंबर का जो डेप्थ है ये है आपका डी। तो मुझे ये बताओ, रेक्टेंगुलर है क्रॉस सेक्शन, इसका क्रॉस सेक्शन कैसा है? रेक्टेंगुलर है। तो यहां से यहां तक का क्या डेप्थ होगा? क्या ये डी बाई टू होगा? हाँ। यहां से यहां तक का क्या होगा? क्या ये भी डी बाई टू होगा? हाँ, बिल्कुल। ठीक है। तो ये, और ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दिस थ्री एक्सिस, इसे हम बोलेंगे सीजी वाला पॉइंट, सेंटर ऑफ, सेंट्रॉइड पॉइंट ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना? सीजी या फिर सीजी मतलब सेंट्रॉइड, उस क्रॉस सेक्शन एरिया का सेंटर, जहां पे इस सेक्शन का पूरा मास कंसेंट्रेटेड होता है, उसे हम सीजी बोलते हैं जनरली। अब देखिए बेसिकली, अब मैं जो बताना चाहता हूं अब उसको सुनिए। बेंडिंग स्ट्रेसेस बेंडिंग मूवमेंट के कारण आएगी। तो बेंडिंग मूवमेंट क्यों आती है? देखो, बेंडिंग मूवमेंट, अगर आप लेट्स सपोज यहाँ पे मैं कंसिडर कर रहा हूँ एक्सियल फोर्स ही कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, एक्सियल डायरेक्शन में ही हम फोर्स लगाते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे एट सम एक्सेंट्रिसिटी, ये एक्सेंट्रिसिटी पर है। ये जो फोर्स मैंने लगाया एफ फोर्स, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लगाया एफ फोर्स, एक एक्सेंट्रिसिटी पे लगाया। कितना एक्सेंट्रिसिटी पे लगाया? डी बाई टू एक्सेंट्रिसिटी पे। मतलब ये एफ जो फोर्स है ये किस तरह का फोर्स है? एक तो ये नॉर्मल फोर्स है, क्लियर है? नॉर्मल फोर्स है, ठीक है, जिसको मैं लगा रहा हूं एट सम एक्सेंट्रिसिटी। एक्सेंट्रिसिटी मतलब कि सीजी से कितना दूर पर लगा रहे हैं। तो एक्सेंट्रिसिटी यहां पे कितना है? डी बाई टू एक्सेंट्रिसिटी पे मैं इस फोर्स को लगा रहा हूं, समझ रहे? सिमिलरली और एक नॉर्मल फोर्स मैं यहां पे लगा दिया, ऐसा। ये लेट्स सपोज ये फोर्स सेम मैग्नीट्यूड का लगाया, जितना ऊपर एफ लगाया उतना ही सेम मैग्नीट्यूड पे, और सीजी से उतने ही एक्सेंट्रिसिटी पे लगाया हूं। यहां पर भी जो एक्सेंट्रिसिटी है वो भी आपका डी बाई टू है। देखिए, लेकिन डायरेक्शन उल्टा ले लिया मैंने ताकि एक कपल जनरेट हो पाए, कपल बन पाए। डायरेक्शन क्या? जो ऊपर वाला फोर्स है वो देखो क्रॉस सेक्शन को ऐसे दबा रहा है, मतलब ऊपर वाला मैं कंप्रेसिव नेचर का लिया हूं, दिस इज ऑफ कंप्रेसिव नेचर। और नीचे वाला जो फोर्स है ये देखो, ये सेक्शन से बाहर निकलता हुआ है, तो ये टेंसाइल नेचर का फोर्स मैंने नीचे लगा दिया, सेम मैग्नीट्यूड का। ठीक है, सेम एक्सेंट्रिसिटी पे। और ये जो फोर्सेस में लगाया हूं, क्या लगाया हूं? एक्सियल फोर्सेस एट सम एक्सेंट्रिसिटी। एक्सियल फोर्सेस, एक्सियल फोर्सेस एट सम एक्सेंट्रिसिटी। यही चीज है।
ठीक है, एक्सियल फोर्स को ही एट सम एक्सेंट्रिसिटी लगाया हूं। एक्सेंट्रिसिटी का वैल्यू क्या है, d/2 इक्वल टू एक्सेंट्रिसिटी अगर बोलूं तो वो है d/2। दिस इज योर एक्सेंट्रिसिटी E, this is your eccentricity E, which is nothing but equal to d/2 in both the cases। ये पिक्चर आपको क्लियर समझ में आया? और ये सारे फोर्सेस क्या वही नॉर्मल फोर्सेस है ना? अब देखो यार, मैं लोड शिफ्टिंग करूंगा सीजी के ऊपर, तो क्या होगा? अगर मैं इस केस में ये डायग्राम नेक्स्ट पेज पे मैं चल रहा हूं, आप कॉपी पे डायग्राम बना लिया होगा आई थिंक। अब मैं करूंगा लोड शिफ्टिंग, लोड शिफ्टिंग एट सीजी। ठीक है, सीजी पे मैं कर रहा हूं लोड शिफ्टिंग। तो देखना, मेंबर पहले बना ले, ये मेंबर, यही था आपका मेंबर। ठीक है, ये मेंबर आप बना लीजिए आगे। ठीक है, ये मेंबर था, मैं आपको यहाँ पे एक्सिस दिखा दूं। ये था अपना वाई एक्सिस, ये था अपना जेड 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 एक्सिस। एक्स एक्सिस दिखाने का कोई मतलब नहीं है। अब देखो, मैं लोड शिफ्टिंग कर रहा हूं, तो जो सबसे पहले ये जो ऊपर में एफ था, उस एफ को सीजी पे लेके आऊंगा। डायरेक्शन किया ऐसा, मैग्नीट्यूड किया एफ, सीजी पे जस्ट प्लेस कर दिया, तो उसके साथ एक मूवमेंट भी सीजी पे ट्रांसफर हो रहा है अबाउट दिस जेड जेड एक्सिस। और वो मूवमेंट कितना ट्रांसफर हो रहा है और किस डायरेक्शन में ट्रांसफर हो रहा है? एंटी क्लॉक। देखो, एफ इंटू dy/2, एंटी क्लॉक घूम रहा है एफ। ये देखो एफ, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, तुमको शिफ्ट करना है यहाँ पर। एफ इंटू ये डिस्टेंस, घुमा दो, ऐसे घूम रहा है ना, एफ इंटू dy/2 एंटी क्लॉक। तो एक एंटी क्लॉक मूवमेंट भी यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है ऐसा, जिसकी मैग्नीट्यूड क्या है? एफ इंटू dy/2। तो ये ऊपर वाला नीचे आपने सीजी पे शिफ्ट कर लिया। अब नीचे वाला शिफ्ट करो सीजी पे। ठीक है, उसका मैं कलर अलग ले लेता हूँ, उसका मैं कलर ले लेता हूँ पिंक। तो नीचे वाला फोर्स को मैं शिफ्ट करूंगा सीजी पे, तो वही सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, एफ, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। सी, अब सीजी पे आपने फोर्स शिफ्ट किया तो उसके साथ और एक मूवमेंट भी शिफ्ट हो रहा है, और उसका भी डायरेक्शन सेम एंटी क्लॉक, जेड जेड एक्सिस के अबाउट शिफ्ट होगा मूवमेंट जो लग रही होगी, और वो भी एंटी क्लॉक है इधर। और मैग्नीट्यूड भी सेम, कितना? एफ इंटू dy/2। ये विजुअलाइज हुआ? तो जो जनरल, अब यहां से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से जो बचा आपको, वो क्या बचा? यहां से आपको बचा कि ये मेंबर है मान लीजिए। ठीक है, ये मेंबर है, एक मिनट, ये मेंबर है। तो ये मेंबर पे ये एक्सिस दिखा दिया मैंने, ये वाई वाई एक्सिस, ये जेड जेड एक्सिस। फिर इधर भी होगा एक वाई वाई एक्सिस और ये जेड जेड एक्सिस, है ना? आपने लोड शिफ्टिंग वगैरह करने के बाद आपने देखा यहाँ पे एक इस तरह का मूवमेंट लग रहा है, जिसकी मैग्नीट्यूड है एफ इंटू dy/2 प्लस एफ इंटू dy/2 कितना हो जाएगा? एफ इंटू डी का। ये एक मूवमेंट लग रहा है इधर एफ इंटू डी। तो इधर मान लो इस साइड, मेंबर के इस साइड कैसा लग रहा है? आपका एंटी क्लॉक लग रहा है, तो उधर क्लॉक लगा दो दूसरी तरफ, है ना? तो यहाँ पे हम क्लॉक लगा देते हैं अबाउट द सेम एक्सिस। थोड़ा मिटा दो ताकि अच्छे से आपको डायग्राम विजुअलाइज हो। अभी इधर क्लॉक हम क्यों लगाएंगे? अगर इस तरफ एंटी क्लॉक लग रहा है इस मेंबर के ऊपर, तो उस तरफ क्लॉक क्यों लगाएंगे? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम सब चीजों को स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में लेके चलते हैं ना। तो मान लो इधर एक मूवमेंट लग रहा है मेंबर के ऊपर, तो इस मूवमेंट के कारण क्या होगा? इस मूवमेंट के कारण मान लो सिंपल, यहाँ पे एक मूवमेंट लग रहा है एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, तो इस मूवमेंट के कारण मेंबर ऐसे रोटेट करेगी। तो हमको वो चाहिए क्या? नहीं चाहिए ना, हमको स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखना है मेंबर को, उसका किसी भी तरह का रिजिड बॉडी मूवमेंट नहीं होना है। तो इस एंटी क्लॉक मूवमेंट को बैलेंस करने के लिए इधर से क्लॉकवाइज मूवमेंट होना चाहिए मेंबर के ऊपर अबाउट द सेम जेड जेड एक्सिस, है कि नहीं? जैसे ये जेड जेड एक्सिस है, तो अबाउट द सेम जेड जेड एक्सिस, है ना, एक क्लॉकवाइज मूवमेंट होना चाहिए। ओके, तो वही हम क्लॉकवाइज मूवमेंट यहाँ पे ऐसे लगा देंगे। क्लियर? और अब मैग्नीट्यूड कितना? सेम, जितना इधर एफ इंटू डी लग रहा है,
उतना इधर F इंटू डी लग रहा है। अब सोचो ऐसा हो जाएगा। अब देखो, तो सबसे पहले सोचो, ये जो बेंडिंग मूवमेंट यहाँ पे जनरेट हो रहा है, ये इसी को हम कहते हैं बेंडिंग मूवमेंट। ये जो F इंटू डी है, इसी को हम कहते हैं, ये जो मूवमेंट है इसी को हम कहते हैं बेंडिंग मूवमेंट। बेंडिंग मूवमेंट। अब ये जो यहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट आपको मिल रही है, ये बेंडिंग मोमेंट किस एक्सिस के अबाउट लग रहा है? ट्रांसवर्स एक्सिस, जो कि जेड जेड एक्सिस है, उस एक्सिस के अबाउट लग रहा है। अब ये बेंडिंग मोमेंट लगने के कारण देखो, एक मेंबर है, कलम ले लेता हूं, ऐसा सोचो, ये एक मेंबर है, इधर से एंटी क्लॉक और इधर से क्लॉकवाइज मूवमेंट, मतलब इस वाले एंड को एंटी क्लॉक रोटेट करवाओ और इस वाले को क्लॉकवाइज, तो ओवरऑल रोटेशन ऐसा होगा कुछ, मतलब मेंबर क्या करेगी, इस तरह से कुछ बेंड करेगी, मुड़ जाएगी, मतलब इस तरह का शेप होने लगेगा मेंबर का। ड्यू टू दिस मूवमेंट मेंबर इस तरह से कुछ बेंड करेगा नीचे, ऐसा देखो, फील करो, कलम पकड़ के देखो, इधर से एंटी क्लॉक डायरेक्शन में घुमाइए इस एंड को, और इस एंड को ऐसे घुमाओगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओगे, तो ये पोर्शन किधर जाएगा? नीचे। तो मेंबर कुछ इस तरह से बेंड करेगी, तो ये हो रहा है बेंडिंग। ओरिजिन कहां से किया मैंने? क्रॉस सेक्शन के ऊपर एक्सियल डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्सेस लगाया, समझ में आ रहा है? उसके कारण उसको मैंने दिखाया आपको बेंडिंग मूवमेंट बना के, समझ गया? बेंडिंग मूवमेंट के कारण मेंबर कर रहा है बेंड, तो मेंबर जब बेंड करेगा, इस तरह से बेंड कर रहा है, तो इसका फिर सिग्निफिकेंस आपको मालूम है कि ऊपर जो फाइबर है वो कंप्रेशन में चला गया, नीचे टेंशन में चला गया, वो चीज मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आपको सिग्निफिकेंस मालूम है। तो मैं क्या अभी ऐसा कह सकता हूं कि अगर मेंबर में कहीं पर बेंडिंग मूवमेंट है, तो उस बेंडिंग मूवमेंट को आप दो अलग अलग नेचर का फोर्सेस में तोड़ सकते हैं। वो फोर्स कौन कौन सा? एक कंप्रेशन, दूसरा टेंशन। उस बेंडिंग मूवमेंट को आप दो अलग नेचर में तोड़ सकते हैं, कंप्रेशन, दूसरा टेंशन। अब वो जो कंप्रेशन फोर्स है, जितने एरिया पे लग रहा होगा कंप्रेसिव स्ट्रेस इंड्यूस करेगा, वो जो टेंशन फोर्स है, जितने एरिया पे लग रहा होगा वो टेंसाइल स्ट्रेस इंड्यूस करेगा। स्ट्रेसेस कहां से आ रहे हैं? कंप्रेसिव और टेंशन, मतलब कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेसेस, समझ में आया? तो ड्यू टू बेंडिंग, बेंडिंग के कारण जिस भी सेक्शन पे बेंडिंग है, बेंडिंग मूवमेंट है, जिस भी सेक्शन पे बेंडिंग मूवमेंट है, बेंडिंग मूवमेंट के कारण उस सेक्शन पे दो अलग अलग नेचर का स्ट्रेस हमेशा देखने को मिलेगा, और वो है एक टेंसाइल, दूसरा है कंप्रेसिव। और ये जो स्ट्रेसेस हैं ये भी नॉर्मल स्ट्रेसेस ही हैं, क्योंकि देखो जो फोर्स हमने लगाया था क्रॉस सेक्शन के नॉर्मल था, तो ये जो स्ट्रेसेस हैं ये भी नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं। सो बेंडिंग स्ट्रेसेस आर आल्सो नॉर्मल स्ट्रेसेस ओनली। ध्यान रहेगा चीजें, समझ गए बात को? फीलिंग आ रही है, विजुअलाइजेशन आ रही है, डायग्राम बनाए हो? आगे बढ़ूं? आगे बढ़ता हूं, अब बेंड करवा के दिखाता हूं होगा क्या। अभी एक चीज और देख लो, यहाँ पे ये जो जेड जेड एक्सिस बनाया हूं मैं, है ना? अच्छा, ये मेंबर कैसा? प्रिज्मेटिक मेंबर है, किसी भी सेक्शन पे क्रॉस सेक्शन एरिया एक जैसा, है ना? ये जो जेड जेड एक्सिस इधर बनाया हूं, उधर जेड जेड एक्सिस, दोनों चूंकि प्रिज्मेटिक मेंबर है, दोनों सेम लेवल पे होंगे, है ना? इस वाले सेक्शन पे, यहाँ देखो, ये मेंबर इमेजिन करो, ये ऐसा मेंबर है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन, इधर एक क्रॉस सेक्शन, इस पे ये जेड जेड एक्सिस, इस पे ये जेड जेड एक्सिस, तो दोनों सेम लेवल पे है। तो सोचो कि ये, इसका एक प्लेन इमेजिन करो, एक परत इमेजिन करो, इस जेड जेड एक्सिस के लेवल पे एक प्लेन इमेजिन करो, परत मेंबर के अंदर हुआ इमेजिन। उस परत के ऊपर जितने भी मटेरियल है मेंबर में, उस पे कंप्रेसिव स्ट्रेसेस है, और उस परत के नीचे जितने भी मेंबर हैं, जितने भी मटेरियल हैं मेंबर के, उसमें टेंसाइल स्ट्रेसेस है। वो जो लेयर है, वो जो परत है ना, उसको हम न्यूट्रल प्लेन बोलते हैं। मतलब वहां पर उस परत के ऊपर, उस लेयर के ऊपर, उस प्लेन के ऊपर किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं है, ना टेंसाइल ना कंप्रेशन, उस पे स्ट्रेस का वैल्यू है जीरो, है ना, क्योंकि वो न्यूट्रल है। और उस परत के जस्ट ऊपर, अभी जैसे ये वाला केस है, सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट वाला केस है ये, है ना, पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट वाला केस है, ठीक है, पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट वाला केस है ये। तो सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट वाले केस में न्यूट्रल लेयर के ऊपर जितने भी फाइबर्स हैं मटेरियल के, उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस, और न्यूट्रल लेयर के नीचे जितने भी फाइबर्स हैं मटेरियल के, उसमें टेंसाइल स्ट्रेस। समझ गए बात को? ठीक है। और ये जो एक्सिस है यहाँ पर, ये जो एक्सिस है, ये जो जेड जेड एक्सिस है, यही जेड जेड एक्सिस को हम एज ए न्यूट्रल एक्सिस बोल देते हैं। न्यूट्रल एक्सिस क्यों? क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट सोचो ना,
मैंने एक चीज, वो क्रॉस सेक्शन कैसे रोटेट करता है वो चीज आपको विजुअलाइज करवाया था। जब बेंडिंग होगी, मेंबर मेंबर अगर इस तरह से बेंड कर रहा है, मेंबर अगर इस तरह से बेंड कर रहा है ऐसा, तो सोचो कहीं पर भी किसी भी एक सेक्शन पे क्रॉस सेक्शन देखो, क्रॉस सेक्शन रोटेट किया ना, मतलब क्रॉस सेक्शन अभी पहले वर्टिकल था, लेकिन मेंबर जब ऐसा बेंड किया, है ना, उल्टा ऐसे ऐसे बेंड कर रहा है, तो क्रॉस सेक्शन ऐसे हो रहा है ना किसी भी सेक्शन का। तो ये जो क्रॉस सेक्शन पहले सीधा था अब ऐसे हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ये मान लो ये एक्सिस है, ये मान लो ये न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है, ये कलम देखना, और ये मान लो सेक्शन है, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट सेक्शन ऐसे रोटेट कर रहा है, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट सेक्शन ऐसे रोटेट कर रहा है। तो वही चीज सोचो, ये जेड एक्सिस के अबाउट सेक्शन रोटेट कर रहा है जब बेंडिंग हुआ तो। सो द एक्सिस अबाउट विच द क्रॉस सेक्शन रोटेट्स ड्यू टू बेंडिंग इज कॉल्ड एज न्यूट्रल एक्सिस, और न्यूट्रल एक्सिस पे स्ट्रेसेस होते हैं जीरो। न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेसिव, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंसाइल, अगर सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट है मेंबर के ऊपर तो। अगर हॉगिंग होगा तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर टेंसाइल हो जाएगा, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे कंप्रेशन हो जाएगा, इन केस ऑफ हॉगिंग बेंडिंग मूवमेंट, नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट। यहां तक आपको मैंने पहले से बता रखा था ये डायग्राम। अब चलिए मैं एक बार न्यूट्रल प्लेन आपको अलग से दिखा देता हूं। तो मेंबर बनाते हैं, तो देखिए मेंबर फिर से ऐसा, ये डायग्राम्स बनाना सीख लो रे बाबू लोग, ठीक है, डायग्राम एकदम, तभी आपको कंप्लीट अच्छे से विजुलाइज होगी। ओके, ऐसा, ये फिर इधर भी एक क्रॉस सेक्शन दिखाना है ना अपने को, दिखा दो भाई, ऐसा, ये ऐसा, अच्छा ये थोड़ा और नीचे लेते आते हैं इसको, इस लाइन, ठीक है, अब ठीक लग, ये ऐसा आ जाएगा, फिर ये ऐसा आ जाएगा, तो अब थोड़ा सा चलेगा, ठीक है, ज्यादा बुरा नहीं है डायग्राम। एक मिनट, चलो कोई बात नहीं, समझ जाना, आप अपने हिसाब से सही बना लो यार, मैं इतना ही अच्छा बना सकता। ओके, चलिए, तो ये देखो, ये वाई वाई एक्सिस, ये जेड जेड एक्सिस, यहाँ पे अगेन ये दिखा दिया मैंने वाई वाई एक्सिस, और ये दिखा दिया मैंने आपको जेड जेड एक्सिस। सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ न्यूट्रल प्लेन, तो न्यूट्रल प्लेन को देखना भाई, न्यूट्रल प्लेन किधर से, यही जेड जेड एक्सिस का जो लेवल है ना, इसी को जोड़ो, ये 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 और ये जो पूरा का पूरा प्लेन देख रहे हो, ठीक है, ये पूरा का पूरा प्लेन जो देख रहे हो, है कि नहीं, ये आपका न्यूट्रल प्लेन है, इसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रल प्लेन, न्यूट्रल प्लेन, या फिर इसको हम न्यूट्रल लेयर भी बोल सकते हैं। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस पे नो टेंशन, नो कंप्रेशन है, मतलब इस लेयर के ऊपर किसी तरह का स्ट्रेसेस नहीं है, इसलिए इसको हम न्यूट्रल बोल रहे हैं, ठीक है। और ये जो एक्सिस है, ये जो न्यूट्रल प्लेन जहां पे जाके कनेक्ट करता है क्रॉस सेक्शन को, जहां पे इंटरसेक्ट करता है, मतलब यही न्यूट्रल लेयर जहां पे क्रॉस सेक्शन को इंटरसेक्ट करता है ना, जैसे ये न्यूट्रल लेयर आगे आया तो ये क्रॉस सेक्शन के ऊपर जहां पे इंटरसेक्ट किया, वही एक्सिस को अगर आप ऐसे देखोगे तो यही एक्सिस होगी आपका न्यूट्रल एक्सिस, इसी एक्सिस को हम आगे बोल देंगे न्यूट्रल एक्सिस। समझ में आ रहा है। तो मान लो जो सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट वाला केस था, ये मेंबर है, इस तरह का अगर बेंडिंग मूवमेंट है जिसमें ये सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट, बेंडिंग इस तरह से होगी, तो इसको हम पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट बोलते हैं। अगर ऐसा है तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेसिव स्ट्रेस जितने भी मटेरियल है उसमें, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंसाइल स्ट्रेसेस जितने भी मटेरियल है उसमें। अगर हॉगिंग बेंडिंग मूवमेंट वाला केस है, मान लीजिए इस तरह से बेंडिंग मूवमेंट एक्टेड है मटेरियल के ऊपर, मेंबर के ऊपर, हॉगिंग बेंडिंग मूवमेंट, जिस कारण से इस तरह से बेंडिंग हो रहा है मेंबर का, मतलब ये नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट है, तो इसमें क्या हो रही है, जो टॉप फाइबर है उसमें टेंशन जा रही है, मतलब न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेशन, नीचे टेंशन। तो यहाँ पे मैं साइड में लिखता हूँ, ये न्यूट्रल एक्सिस है मान लो, तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेशन, नीचे टेंशन, और इस केस में ये न्यूट्रल एक्सिस है मान लीजिए,
तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर टेंशन, नीचे कंप्रेशन। तो ये हो जाती है सैगिंग एंड हॉगिंग बेंडिंग मूवमेंट का केस। तो यहां तक ये चीज विजुअलाइज हुआ, क्लियर हुआ। कंप्रेशन टेंशन, कंप्रेशन टेंशन, कंप्रेशन मतलब क्या, वो स्ट्रेसेस का हम बात कर रहे हैं। फोर्स, फोर्स देख लो या स्ट्रेस देख लो, लेकिन हम जनरली यहाँ पे जो वेरिएशन निकालेंगे वो स्ट्रेस का वेरिएशन निकालेंगे, बेंडिंग स्ट्रेसेस का वेरिएशन निकालेंगे। समझ में आया? मैं अभी एक फॉर्मूला बताऊंगा जिसको हम बोलते हैं फ्लेक्सर फॉर्मूला। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखिए न्यूट्रल एक्सिस का। इट इज द एक्सिस अबाउट विच द क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम इज रोटेटेड अंडर बेंडिंग। जब बेंडिंग होगी मेंबर की, ड्यू टू, जब बेंडिंग क्यों होगी, क्योंकि मेंबर पे मूवमेंट अप्लाइड है। और जब मेंबर पे मूवमेंट अप्लाइड होगा और उस मूवमेंट के कारण जब बेंडिंग होगी, तो बेंडिंग होने के कारण जो मेंबर का क्रॉस सेक्शन है वो रोटेट करेगा। तो जिस एक्सिस के अबाउट क्रॉस सेक्शन रोटेट कर रहा है, दैट पर्टिकुलर एक्सिस इज कॉल्ड एज न्यूट्रल एक्सिस। और उसी एक्सिस के अबाउट मूवमेंट भी अप्लाइड है। यहाँ पे देख लो, इसी एक्सिस के अबाउट, ये वाला डायग्राम देख लो भाई, इससे पहले जो डायग्राम बनाया था, क्या ये न्यूट्रल एक्सिस, ये जो जेड जेड एक्सिस है, यही इस क्रॉस सेक्शन का न्यूट्रल एक्सिस हो गया। और उसी एक्सिस के अबाउट क्या मूवमेंट अप्लाइड था? यस, सो अबाउट दिस एक्सिस बेंडिंग मूवमेंट इज आल्सो अप्लाइड। इज इट क्लियर? और इस एक्सिस पे नो टेंशन, नो कंप्रेशन, यहाँ पे स्ट्रेसेस जीरो। क्लियर है? तो ये हो गया आपका न्यूट्रल एक्सिस। तो ये डेफिनेशन याद रखना, बहुत बार पूछता है। न्यूट्रल एक्सिस इज द एक्सिस अबाउट विच क्रॉस सेक्शन ऑफ द मेंबर रोटेट। दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ये बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछे हैं। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को आप लोग याद रखिएगा। तो मैंने सैगिंग बेंडिंग मोमेंट तो मेंबर पे अप्लाई करके दिखा दिया था आपको। ये देखो, ये सैगिंग बेंडिंग मोमेंट। अगर ये हॉगिंग दिखाओ तो ये मूवमेंट का डायरेक्शन उल्टा कर दो भाई। उल्टा कर दोगे मतलब हॉगिंग, अगर यहीं पे तुमको हॉगिंग बतानी है तो ये दिखा दो, इधर ऐसा और इधर ऐसा, है ना? तो दिस विल बी योर हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट। समझ गए? इस ये नेगेटिव है, ये पूरे मेंबर के ऊपर नेगेटिव मोमेंट में आ गया ये हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट। जिस कारण से बीम का जो बेंडिंग होगा, इस मेंबर का बीम बेंडिंग होगा कुछ ऐसा, जिसमें टॉप में चली जाएगी टेंशन, बॉटम में आ जाएगी कंप्रेशन। समझ में आ रहा है? तो लेट्स सपोज मान लेते हैं, कोई मान लेते हैं कि हॉगिंग मूवमेंट का केस मान लेते हैं। ठीक है, एक हॉगिंग मूवमेंट का केस मान लिया जाए। हॉगिंग मूवमेंट के केस में क्या होगा आपको मालूम है, सैगिंग तो जल्दी विजुअलाइज हो जाता है, हॉगिंग बहुत लोगों को विजुअलाइज नहीं होता है। चलो हॉगिंग से ही मैं चालू करता हूँ। तो मान लो हॉगिंग मूवमेंट ही लग रहा है पूरे मेंबर के ऊपर, तो आपको मालूम है न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर रहेगा टेंशन, नीचे रहेगा कंप्रेशन। तो इस तरह से बेंडिंग कर रहा है, तो बेंडिंग इस तरह से कर रहा है, तो इसका मैं अभी आपको शेप बना के दिखाता हूँ। अच्छा, ये न्यूट्रल एक्सिस का डेफिनेशन को कंप्लीट करो यार। कहाँ कहाँ मैं भी खो जाता हूँ पढ़ाते वक्त ना, मैं बहुत बिजी रहता है। इट इज द एक्सिस अबाउट विच द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम इज रोटेटेड अंडर बेंडिंग, एंड अबाउट दिस एक्सिस ओनली बेंडिंग मोमेंट इज अप्लाइड ऑन द सेक्शन। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस का डेफिनेशन को करिए कंप्लीट। अब सोचो, मान लो मेंबर मेंबर पे हॉगिंग मूवमेंट थी, तो मेंबर ड्यू टू अंडर दैट हॉगिंग मूवमेंट मेंबर कर रहा है बेंड। तो बेंडिंग में अगर दिखाऊं मेंबर का अंडर हॉगिंग मूवमेंट, तो क्या ऐसे दिखाऊंगा? ठीक है, ये मेंबर इस तरह से बेंड करिए, हॉगिंग मूवमेंट के कारण ऐसा ही बेंड करेगी। आपको मालूम है न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर टेंशन, नीचे कंप्रेशन रहेगा, तो इस तरह से कुछ बेंड करेगी, है ना? मतलब इस तरह से हॉगिंग मूवमेंट मतलब इस तरह से बेंड करेगी, ऊपर ऐसा। सैगिंग मतलब ऐसा बेंड कर रही है नीचे, हॉगिंग मतलब ऐसे ऊपर। तो इस तरह से मेंबर को मैंने बेंड करा के दिखाया। अब देखो, यहाँ पे जो न्यूट्रल फाइबर वाला एक्सिस था, न्यूट्रल फाइबर वाला एक्सिस कौन सा? ये एकदम सेंटर से इस तरह का जो एक्सिस होगा, ये होगा न्यूट्रल फाइबर वाला एक्सिस। एक चीज मैंने अभी आपको लिखवाया कि जो न्यूट्रल फाइबर वाला एक्सिस है, इस एक्सिस को मैं क्या बोलूंगा? दिस इज योर न्यूट्रल फाइबर एक्सिस। न्यूट्रल फाइबर एक्सिस। ठीक है, यही न्यूट्रल फाइबर एक्सिस मेंबर का एक्स एक्सिस है, क्योंकि वो न्यूट्रल फाइबर वो सीजी से पास करके निकलेगा ना, तो यही उसका एक्स एक्सिस है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द मेंबर, है ना? वही न्यूट्रल फाइबर एक्सिस, या फिर उसको हम न्यूट्रल फाइबर एक्सिस बोलेंगे। ओके, अब देखो यार,
ये न्यूट्रल प्लेट के ऊपर किसी भी तरह का स्ट्रेस है क्या, टेंशन या कंप्रेशन? नहीं, किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं है। तो मेंबर जब स्ट्रेट थी बिफोर बेंडिंग कैसा था मेंबर? बिफोर बेंडिंग मेंबर था ऐसा सीधा, एकदम स्ट्रेट। तो स्ट्रेट जब था मेंबर तब उसका जो लेंथ था एल, तो क्या आफ्टर बेंडिंग, जब ये बेंडिंग हो गया इस तरह से ऐसा, आफ्टर बेंडिंग ये न्यूट्रल फाइबर एक्सिस का, चूंकि इस पे किसी भी तरह का स्ट्रेस है ही नहीं, ना टेंशन ना कंप्रेशन, तो क्या उसके लेंथ में किसी भी तरह का प्रभाव आया होगा? नहीं आया होगा। तो आफ्टर बेंडिंग ऑल्सो इस न्यूट्रल फाइबर एक्सिस का लेंथ चेंज नहीं हुआ होगा, इसका लेंथ जो पहले था वही रहा होगा, इसका लेंथ अभी भी ओरिजिनल लेंथ एल के बराबर। समझ गए बात को? नाउ ऊपर टेंशन है मतलब लेंथ हुआ होगा इंक्रीज, जो कि आपको दिख भी रहा है ये कर्व से। तो ये लेंथ हो गया मान लो एल प्लस डेल्टा एल। नीचे आ गया कंप्रेशन, तो ये लेंथ हो गया डिक्रीज, तो ये लेंथ मान लो हो गया एल माइनस डेल्टा एल। ठीक है, ये एल प्लस डेल्टा एल और एल माइनस डेल्टा एल कहां से कहां तक का लेंथ है? यहां से लेके ये पूरा का पूरा लेंथ आफ्टर बेंडिंग जो लेंथ तुमको मिल रहा है, ये पूरा का पूरा लेंथ यहां से यहां तक, दिस इज योर एल प्लस डेल्टा एल। और ये यहां से लेके यहां तक, ये अलोंग दिस कर्व जो ये लेंथ मिल रहा है, ये आपका एल माइनस डेल्टा एल। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ऊपर है, इधर है टेंशन और नीचे आ गया है कंप्रेशन। तो टेंशन होने के कारण लेंथ इंक्रीज हो गई, कंप्रेशन के कारण लेंथ हो गया रेड्यूस, है ना? मतलब ऊपर ऐसे लिखो सीधा, ऊपर है टी, नीचे है सी। क्यों? हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट का केस है ये। कौन सा केस? हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट केस। हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट केस। इज इट क्लियर? अच्छा ये देखो, जब ये बेंड कर रहा है, ठीक है, ये जब बेंड कर रहा है, तो ये एक क्या सर्कल टाइप का कुछ हो रहा है क्या? मतलब मान लो कि अगर इस तरह से जो कर्व टाइप का ऐसा बेंड किया, तो ये ऐसा बेंड करते करते गोल भी तो हो जाता है, ये सर्कल एकदम जैसा चूड़ी होता है। मैं इसको एक कंप्लीट कर सकता हूँ इमेजिन करके, मतलब मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि इस ये जो बेंड किया इसका अपना कहीं ना कहीं एक सेंटर होगा, है ना? ये कहीं ना कहीं इसका सेंटर होगा। तो ये जो सर्कल मैं बनाऊंगा ना, ये सर्कल मैं बनाता हूं इसको कंसिडर करके, किसको? ये जो न्यूट्रल फाइबर एक्सिस है, इसको गोल करता हूं, इसको गोल करूं, इसको गोल करता हूं, लेट्स सपोज ऐसा, इस न्यूट्रल फाइबर एक्सिस को ऐसा गोल बनाऊं, तो ये एक सर्कल जैसा बनेगा। मान लो इस सर्कल का कहीं ना कहीं एक सेंटर है, तो ये सेंटर इधर है, तो इसको ऐसे आप जोड़ दीजिए, ये लाइन अगर स्ट्रेट ऐसे जोड़ दोगे, ठीक है, ये ऐसे जुड़ जाएगा, ये ऐसे जोड़ दो यहाँ पे कहीं पर, ठीक है, लेट सपोज यहाँ पे जुड़ा, है ना? तो यहाँ पे जुड़ा तो इसको सेंटर इधर बना देते हैं। लेट सपोज दिस इज द सेंटर जी, इसको मैं बोल देता हूँ ओ। नाउ ये जो सर्कल है इसका रेडियस क्या है? इसका रेडियस, इसका रेडियस ये न्यूट्रल फाइबर एक्सिस से सर्कल लिए हो ना, तो रेडियस यहीं से मेजर करोगे, ये दिस इज द रेडियस आर। तो ये क्यों बता रहा हूँ, इसका सिग्निफिकेंस है, यहां से मैं फ्लेक्सर फॉर्मूला आगे निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है, फ्लेक्सर फॉर्मूला लिखूंगा तो वहां पे ये सब चीजें काम आएंगे। ठीक है, तो ये समझ के रखो। ओके, ये जो मतलब ये जो बेंडिंग कर रहा है, बेंड करने के कारण ये जो कर्व बना है ना, ये जो बेंडिंग हुआ इस तरह से, बेंडिंग करने के कारण मेंबर में जो कर्व बना है ना, वो कर्व का वो जो आर है, वो उसी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ये जो कर्वेचर है कर्व, उसी का ये रेडियस कितना है, समझ रहे हो? उसी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, आर मतलब वही है यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब ये जो एक्सिस है, ठीक है, ये एक्सिस यहाँ पे तो अभी फिलहाल बेंड कर गया है, लेकिन यही जो न्यूट्रल फाइबर एक्सिस के अलोंग जो एक्सिस था, क्या यही आपका एक्स एक्स एक्सिस भी था? ठीक है, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्रॉस सेक्शन पे, यहाँ पे अगर देखोगे क्रॉस सेक्शन पे, यहाँ पर ये सीजी वाला पॉइंट था ना, सीजी पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर ये सीजी वाला पॉइंट था जहाँ पे तीनों एक्सिस आके मीट कर रहे थे, है कि नहीं? तो ये तो वही एक्स एक्स एक्सिस जो सेक्शन से बाहर निकलता हुआ एक्सिस था। ठीक है, तो इस तरह से ये होगी बेंडिंग, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर वगैरह, हॉगिंग बेंडिंग मूवमेंट, है ना? हॉगिंग बेंडिंग मूवमेंट केस, इसलिए ऊपर टेंशन नीचे आ गया कंप्रेशन। वेरी गुड, ये भी समझ लिया, सब कुछ समझ लिया, न्यूट्रल फाइबर एक्सिस समझ लिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ लिया, एल प्लस डेल्टा एल लेंथ और एल माइनस डेल्टा एल लेंथ भी समझ लिया। अब क्या समझ रहा है? चलो
अब मेरे को ये बताओ, मान लो मेंबर का बेंडिंग हो गया, समझना। चलो इसको मैं मिटा देता हूँ, ये बगल में जो सर्कल जैसा बनाया, क्या रहने दो, रहने देता हूँ, ठीक है, रहने देता हूँ। तुम मेरे को ये बताओ, जब ये बेंडिंग हुआ तो क्रॉस सेक्शन जो पहले रेक्टेंगुलर था मेंबर का, हमने पहले क्रॉस सेक्शन कैसा लिया था, रेक्टेंगल लिया था, जो रेक्टेंगल था देखो बी इंटू डी, ऐसा था क्रॉस सेक्शन, प्रिज्मेटिक क्रॉस सेक्शन, एकदम रेक्टेंगल रेक्टेंगल बना रहे थे मेंबर। ये मान लो बी और ये इसका डेप्थ है डी, यही क्रॉस सेक्शन था। दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द मेंबर बिफोर बेंडिंग, बेंडिंग से पहले, बिफोर बेंडिंग। आफ्टर बेंडिंग क्रॉस सेक्शन क्या होगा, मान लो हॉगिंग मूवमेंट का केस इस तरह से बेंडिंग हुआ है, तो आफ्टर बेंडिंग क्रॉस सेक्शन क्या होगा, ये मेरे को पता लगाना है। समझ रहा है बात को, क्या कैसे पता लगाऊं, देखो बड़ा सिंपल लॉजिक है। पहले तो बिफोर बेंडिंग वाला क्रॉस सेक्शन बनाओ, बना दिया सर, आई एम फास्ट एंड हीरो इन दिस, तुरंत रेक्टेंगल बनाने में कहा जाता है, आप बोले मैं बना दिया, वेरी गुड रे, वेरी गुड। लेकिन मेरे को क्या परेशान कर रहा है फैजल, ये न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस ये भी बना दिया, मतलब इस एक्सिस के अबाउट सेक्शन आपका बेंड कर रहा होगा, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर इस वाले केस में जो अभी रिसेंटली बेंड करवा के दिखाया हॉगिंग वाले केस में, हॉगिंग वाले केस में सेक्शन ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसा, क्योंकि टेंशन है, ऊपर टेंशन है नीचे कंप्रेशन, तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो फाइबर होगा वो बाहर की तरफ खींचेगा, और अंदर ये जो फाइबर्स होंगे ये अंदर खींचेंगे, तभी ना लेंथ ऊपर बढ़ेगा नीचे शॉर्ट होगा, समझ रहे हो, ऐसे रोटेट करेगा सेक्शन, दोनों सेक्शन, ये सेक्शन ऐसे, ये वाला सेक्शन ऐसे। लेकिन सैगिंग में सेक्शन ऐसे रोटेट कर रहा है, तब जाके टॉप में कंप्रेशन आ रही थी, बॉटम में टेंशन आ रही थी। समझ गए रोटेशन सेक्शन का, हॉगिंग में ऐसा, सैगिंग में ऐसा, अबाउट दिस न्यूट्रल एक्सिस, ये रोटेशन है सेक्शन, रोटेट करवाया, हो गया साहब। तो क्या, शेप बताना है आपको, शेप बताना, ठीक है, वेरी गुड, बताता हूं ना सर। देखो बिफोर बेंडिंग ये विड्थ था बी, और ये भी विड्थ था बी, ऊपर वाला फाइबर का क्रॉस सेक्शन का ऊपर वाला फाइबर का विड्थ बी था, नीचे वाले फाइबर का भी विड्थ बी ही था बिफोर बेंडिंग। लेकिन जब बेंड किया, बेंडिंग हो गया अंडर दैट हॉगिंग मूवमेंट, ठीक है, जो भी हॉगिंग हॉगिंग मूवमेंट था उसके अंदर में बेंडिंग हो गया मेंबर का, तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जितने भी मटेरियल हैं ये सारे, इसमें टेंसाइल स्ट्रेसेस इंड्यूस हुए, जिस कारण से इस न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर के मेंबर का लेंथ आपका बढ़ा है, लेंथ बढ़ा है। अब मैंने एक चीज बताया था, वॉल्यूम कंजर्वेशन, V इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो सोचो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जितने भी मटेरियल हैं उनका वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए, उनका वॉल्यूम तो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या है, लेंथ इंटू न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो मटेरियल है उसका एरिया मान लो, ये टोटल का एरिया है ए मान लो, तो इसका एरिया a/2 हो गया, इसका एरिया a/2 हो गया, तो लेंथ इंटू एरिया/2, ये इसका वॉल्यूम होगा, ये तो कांस्टेंट टर्म है, पैरामीटर। लेकिन अब क्या हुआ, ड्यू टू बेंडिंग जब ऊपर टेंशन आई तो लेंथ देखो, ऊपर वाले फाइबर का लेंथ क्या हो गया, विजुअलाइज करना, इस बात को समझना, इसलिए आराम से बता रहा हूं। एक्सट्रीम फाइबर का जो लेंथ हुआ, एक्सट्रीम फाइबर का लेंथ L प्लस डेल्टा L हो गया, मतलब डेल्टा L अमाउंट से बढ़ गई। तो अगर उस फाइबर का, एक्सट्रीम फाइबर का लेंथ L प्लस डेल्टा L से बढ़ेगा, तो L प्लस डेल्टा L अगर बढ़ा दूं एक्सट्रीम फाइबर का लेंथ, तो मुझे ये बताओ लेंथ अगर बढ़ा रहा हूं तो फिर क्या होना चाहिए, आपका लेंथ बढ़ रहा है, लेकिन ये वाला चीज तो नहीं बढ़ रहा है ना, ये डेप्थ वगैरह, तो ये तो कांस्टेंट है, ये d/2 कांस्टेंट है, ये d/2, इधर भी ये d/2, ये चेंज नहीं हो रहा है। तो एरिया, देखो एरिया में कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करना होगा, तो d/2 अगर चेंज नहीं हो रहा है तो विड्थ कहीं ना कहीं वेरी करेगा, क्लिक कर पा रहे हो दिमाग में, विड्थ कहीं ना कहीं वेरी करेगा, है ना, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस तो शिफ्ट नहीं कर रही है ना कि ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, ऐसा तो नहीं है, तो न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट नहीं कर रही है, तो d/2 आपका चेंज नहीं हो रहा है, तो a/2 जो निकालोगे उसमें d/2 इंटू बी लिखते, तब निकलता a/2,
तो dy2 जिसमें हो गया कांस्टेंट, dy2 होगा, चेंज हो नहीं रहा है, तो चेंजिंग किस में होना चाहिए अगर लेंथ बढ़ जाएगा तो? बी में, विड्थ ऑफ द क्रॉस सेक्शन में। तो अगर टेंशन हो रहा है, इलोंगेट हुआ है ना, तो विड्थ ऑफ द क्रॉस सेक्शन कम होना चाहिए, क्योंकि लेंथ आपकी बढ़ गई है। विड्थ कम होगा तभी जाके a/2 का इक्वेशन बन पाएगा फिर अच्छे से, क्योंकि d/2 इंटू विड्थ, कुछ ना कुछ विड्थ कम होना चाहिए। सो जैसे यहाँ पे टेंशन हुआ है, तो विड्थ जो है, विड्थ कम होके, लेट्स सपोज पहले था b, लेकिन टेंशन के कारण विड्थ हो गया कुछ रिड्यूस, और ये विड्थ हो गया b माइनस डेल्टा b। इतना, अब एक्चुअल विड्थ इतना है, दिस इज द एक्चुअल विड्थ। ठीक है, नाउ नीचे क्या हुआ, कंप्रेशन हुआ, मतलब लेंथ आपकी घटी है। तो नीचे कंप्रेशन के कारण लेंथ चूंकि आपकी घटी है, तो dy2 तो चेंज नहीं हो रहा है, तो ए लेंथ आपका रिड्यूस हो गया, मतलब a/2 हो ना रहा था। मतलब समझिए, नीचे चूंकि लेंथ क्या हो गया, l माइनस डेल्टा एल हो गया। ठीक है, तो वॉल्यूम कैसे निकालते हो, l माइनस डेल्टा एल इंटू नीचे वाला एरिया जो भी है, ये नीचे वाला एरिया। तो नीचे वाला एरिया तुम निकालते कैसे, dy2 इंटू बी, लेकिन लेंथ घटा, तो वॉल्यूम कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए, मतलब जो L इंटू a/2 वाला वॉल्यूम, उस वॉल्यूम को कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए अगर L घट गया, तो ये एरिया बाई 2 का पोर्शन इंक्रीज होना चाहिए, मतलब ये वाला पोर्शन इंक्रीज होना चाहिए। अब इसमें ये d/2 तुम्हारा चेंज होगा नहीं, मतलब b बस चेंज करके तुम एरिया वाला पोर्शन को इंक्रीज करवा सकते हो, तब जाके वो वॉल्यूम कांस्टेंट बनेगा। मतलब नीचे विड्थ तुम्हारी बढ़ जाएगी, क्यों, वहां कंप्रेशन हुआ है, तो विड्थ हो गया मान लो ऐसा कुछ। एक मिनट, ये विड्थ आपको मिली यहाँ पे, ये b/2, मतलब सॉरी ऐसा, मतलब ये पहले b था, लेकिन अब ये बन गया क्या, b प्लस डेल्टा b, b प्लस डेल्टा b। ठीक है, अब ये हो गया विड्थ, समझे। अब जो क्रॉस सेक्शन का शेप है, वो देखो, फाइनल शेप बता रहा हूं। फाइनल शेप क्या मिला आपको, ये लाइन ऐसा जोड़ो एकदम ऐसा, इस पॉइंट से इस पॉइंट को जोड़ा, इस पॉइंट से न्यूट्रल एक्सिस से एकदम पास करते हुए एकदम सेंटर से इस पॉइंट को जोड़ो ऐसा। ये जो लाइन जोड़ रहे हो ना, ये एकदम स्ट्रेट है। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा बेंडिंग जैसा दिख गया, क्योंकि वो ड्राइंग बनाते वक्त हो जाता है, लेकिन ये एकदम स्ट्रेट है, दिस लाइन्स आर स्ट्रेट। ठीक है, ये लाइन जो है, ये वाला लाइन जो मैं ब्लू कलर में बना रहा हूँ, ये एकदम स्ट्रेट है, मतलब पहले जैसे ये क्रॉस सेक्शन का ये लाइन था, अब बस ये स्ट्रेट है, बस खाली बेंड रोटेट हो गया है, इतना, है ना। ये पहले स्ट्रेट था, अब बस रोटेट होके ऐसा हो गया, इतना ही। ये नहीं कि ये लाइन पे ऐसा कर्व मुड़ मड़ गया है, नहीं, उसका सिग्निफिकेंस फिर अलग है। एक एजम्पशन आती है आरसीसी में, प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। उसका मतलब यही है कि लाइन पहले स्ट्रेट था, अब रोटेट करने के बाद अब भी स्ट्रेट है। ठीक है, उस एजम्पशंस का मतलब, ये एजम्पशंस लेते हैं, लेकिन एक्चुअली वो होता नहीं है, ये एक्चुअली में ऐसा कर्व वर्व हो सकता है, उसको बोलते हैं वार्पिंग स्ट्रेसेस, वो वार्पिंग के कारण होता है। वो क्या होता है मैं आगे चल के बताऊंगा, जहां वो आएगी, अभी जरूरत नहीं आपको समझने की। तो क्रॉस सेक्शन इस तरह से रोटेट हो जाएगा हॉगिंग केस में। तो क्रॉस सेक्शन जो पहले रेक्टेंगुलर था, है ना, और ये जन इस तरह से कुछ दिखेगा, क्योंकि बेंडिंग हो रही है तो कर्वेचर भी है कुछ ऐसा। तो क्रॉस सेक्शन आफ्टर बेंडिंग will change and it will become a trapezoidal. ट्रेपेजियम या फिर ट्रेपेजोडियल, ट्रेपेजियम। ठीक है, तो इस तरह से क्रॉस सेक्शन आपका बन जाएगा। तो क्रॉस सेक्शन भी रेक्टेंगुलर नहीं होगा, उसका भी शेप चेंज हो जाएगा। कैसा बन जाएगा, ट्रेपेजियम बन जाएगा, ट्रेपेजोइडल हो जाएगा, रेक्टेंगुलर से ट्रेपेजोइडल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, सारा एनालिसिस डिटेल कैलकुलेशन मैंने आपको बता दिया, है ना। ऊपर है आपका, इधर लिख लो, यहाँ पर भी दिखा दो, ये न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर टेंशन, नीचे कंप्रेशन। ठीक है, नीचे कंप्रेशन, ये पहले विड्थ था बी, अब बढ़ के हो गया विड्थ,
बी प्लस डेल्टा बी। पहले था ऊपर में विड्थ बी, है ना, ऊपर में था विड्थ बी, यहाँ पे इसको मिटा के लिख देता हूँ अच्छे से, ऊपर में था विड्थ बी, ओके, वो होके कितना हो गया, बी माइनस डेल्टा बी, इधर बी प्लस डेल्टा बी, विड्थ चेंज हो गया, क्रॉस सेक्शन चेंज्ड, रेक्टेंगुलर टू ट्रेपेजोइडल ड्यू टू बेंडिंग, है ना। तो ये ट्रेपेजियम अभी ऐसा बना ड्यू टू हॉगिंग मूवमेंट। अभी सैगिंग मूवमेंट होता तो जो ऊपर चूंकि कंप्रेशन है तो ये बड़ा वाला ऐसा बन जाता क्रॉस सेक्शन, फिर बड़ा वाला पोर्शन ऊपर आ जाता, छोटा वाला नीचे, यही फर्क आती। और कुछ आता क्या, नहीं होता, क्यों, कंप्रेशन हो गया मतलब वो ऊपर विड्थ बढ़ जाएगा और नीचे टेंशन है मतलब विड्थ शॉर्ट हो जाएगा, फिर क्रॉस सेक्शन आपको ऐसा दिखेगा। अभी क्रॉस सेक्शन आपको ऐसा दिख रहा है, पहले रेक्टेंगुलर था लेकिन अब रेक्टेंगुलर नहीं होके ऐसा हो गया, समझ रहे हो। तो ये ऐसा जो हो गया क्रॉस सेक्शन आफ्टर बेंडिंग, ये पूरे लेंथ के अलोंग है, विजुअलाइज करना, जो मेंबर का लेंथ है उस पूरे लेंथ के अलोंग, पहले रेक्टेंगुलर था पूरे लेंथ के अलोंग क्रॉस सेक्शन, बट बेंडिंग होने के कारण, चाहे ऊपर या नीचे जैसा भी बेंडिंग हुआ, बेंडिंग होने के बाद जो क्रॉस सेक्शन है वो क्रॉस सेक्शन है ऐसा पूरे लेंथ के अलोंग, समझ रहा है, इमेजिन कर पा रहे हो दिमाग में, वो पूरा क्रॉस सेक्शन पूरे लेंथ के अलोंग वैसा है, ठीक है, वो चीज है यहाँ पे। तो क्रॉस सेक्शन ऑल्सो चेंजेस, ठीक है, आफ्टर बेंडिंग। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग, इसका क्या सिग्निफिकेंस है ये आपको आगे समझ में आएगा, ठीक है, ये आपको आगे समझ में आएगा इसका क्या सिग्निफिकेंस है, अभी समझने का जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं आगे समझाऊंगा। इसका बहुत सारा जगह पे वार्पिंग स्ट्रेसेस वगैरह का टर्म आता है, हाईवे में भी पढ़ोगे, आरसीसी में पढ़ोगे तो वहां समझाऊंगा। एलएसएम जब पढ़ाएंगे, लिमिट मेथड या डब्ल्यूएसएम मेथड, तो वहां एजम्पशंस ही शुरू होता है फ्लेक्सर का डिजाइन का। फ्लेक्सर मतलब बेंडिंग मूवमेंट के कारण जो हम डिजाइन करेंगे मेंबर का, उसका एजम्पशन ही शुरू होता है, प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग, ओके, तो उसका सिग्निफिकेंस वहां पे समझाएंगे तो मजा आएगा, ठीक है। तो आपने अभी क्या देखा, आपने ये देखा कि किस तरह से बेंडिंग मूवमेंट अगर मेंबर पे लगता है तो क्रॉस सेक्शन भी चेंज हो जाता है उसका, ये चीज मैंने अभी आपको समझा दिया, ठीक है। तो यहां तक आपने चीजों को समझ लिया। अब इसके आगे हम देखते हैं, इन्हीं सब चीजों को कैरी करते हैं आगे। देखिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं बताने जा रहा हूं, फ्लेक्सर फॉर्मूला। अब ये फ्लेक्सर फॉर्मूला क्या है समझो सीखो। देखो फ्लेक्सर फॉर्मूला मतलब, ये जो फॉर्मूला है ना, अपने पास फॉर्मूला आती है कुछ इस तरह से, m बाई आई इक्वल टू सिग्मा बाई वाई इक्वल टू ई अपॉन आर, दिस इज योर फ्लेक्सर फॉर्मूला। फ्लेक्सर जो वर्ड है इसका मतलब ये होता है बेंडिंग, फ्लेक्सर का मतलब ये होता है बेंडिंग, समझ गए, ये एक अलग शब्द है उसके लिए। ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला हमेशा अप्लाइड होगा ओनली इन केस ऑफ प्योर बेंडिंग, अप्लीकेबल इन केस ऑफ प्योर बेंडिंग ओनली। प्योर बेंडिंग का केस कहने का मतलब क्या है, शियर फोर्स मस्ट बी जीरो, हमेशा प्योर बेंडिंग के केस में अप्लाई होगा जब शियर फोर्स होगा जीरो। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, उस पर यूडीएल लग रहा है, एल लेंथ का सिंपली सपोर्टेड बीम है, यूडीएल लग रहा है, इसमें तुम बताओ शियर फोर्स कहां जीरो होगा। ऑब्वियसली बोलोगे सर सेंटर पे जो क्रॉस सेक्शन है उधर शियर फोर्स, उस सेक्शन पे शियर फोर्स जीरो है, तो मैं फ्लेक्सर फॉर्मूला अगर अप्लाई भी करूंगा उस बीम में, सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू यूडीएल, तो सेंटर पे जो मेरे को क्रॉस सेक्शन है उधर अप्लाई करूंगा, क्योंकि वहां शियर फोर्स है जीरो, वहां पे ही ये फॉर्मूला एप्लीकेबल हो। हमेशा ध्यान रखना, ये फ्लेक्सर फॉर्मूला या फिर इसको प्योर बेंडिंग फॉर्मूला भी हम कहते हैं, ठीक है, दिस इज योर प्योर बेंडिंग फॉर्मूला। इसका डेरिवेशन करवाऊंगा मैं, अभी बता रहा हूं इसका, जब हम बेंडिंग स्ट्रेस पे अलग से आएंगे, बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का अलग चैप्टर है ना, वहां पर मैं ये फ्लेक्सर फॉर्मूला को डिराइव करवाऊंगा, मेरे को आता है ना, तो आपको भी आ जाएगा, टेंशन मत लो। अभी बस यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेसेस है, तो बेंडिंग स्ट्रेस को समझाने के लिए मैं ये फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, ओके, क्योंकि इतना सारा चीज तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया है। तो ये प्योर बेंडिंग फॉर्मूला भी इसको हम कहते हैं, दिस इज योर प्योर बेंडिंग फॉर्मूला, क्लियर है।
ठीक है। अब इसमें क्या चीज क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, ये जो m है, दिस इज मूवमेंट एट ए सेक्शन, बेंडिंग मूवमेंट एट ए सेक्शन, ऐसा लिखो सीधा। बेंडिंग मूवमेंट, जिस भी सेक्शन पे ये फॉर्मूला लगा रहे हो, उस सेक्शन पे कितना बेंडिंग मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट एट सेक्शन। जिस सेक्शन पे ये फॉर्मूला लगा रहे हैं उस सेक्शन पे कितना बेंडिंग मूवमेंट। आई क्या है, सेकेंड मूवमेंट ऑफ एरिया ऑफ सेक्शन। ये कैसे निकालते हैं सब सिखाऊंगा, ठीक है। सेकेंड मूवमेंट ऑफ एरिया ऑफ सेक्शन, ठीक है। नाउ ये जो सिग्मा है, एम और आई क्या है, दोनों बात क्लियर हो गया। ये जो सिग्मा है ये क्या है, इसी को हम बोलते हैं बेंडिंग स्ट्रेसेस, ठीक है। ये जो सिग्मा है ना, यहाँ जो ये इक्वेशन में सिग्मा आ रहा है, इसी को हम बोलते हैं बेंडिंग स्ट्रेसेस। और ये बेंडिंग स्ट्रेसेस कैसे कैसे होंगे आपको मालूम है, ये होगा दो तरह का। एक होगा कंप्रेसिव, एक होगा टेंशन। और एग्जाम्पल के तौर पे मान लो सैगिंग अगर बेंडिंग मूवमेंट है सेक्शन के ऊपर, तो ये मान लो अगर न्यूट्रल एक्सिस है, तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेशन, नीचे टेंशन, इन केस ऑफ पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट, सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट के केस में एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया। लेकिन अगर हॉगिंग बेंडिंग मूवमेंट है तो यही चीज रिवर्स हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा, ये आपको मालूम है। तो बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू मूवमेंट जो सेक्शन पे मिलेगा वो दो मिलेगा, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर टेंशन, सॉरी न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कोई एक नेचर का, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे कोई एक नेचर का, लेकिन न्यूट्रल एक्सिस पे किसी तरह का स्ट्रेस नहीं होगा। तो जो स्ट्रेस का वेरिएशन है वो न्यूट्रल एक्सिस से ही होगा। और ये जो स्ट्रेस का वेरिएशन होता है, ठीक है, अब ये कैसा होता है मैं आपको अभी बताऊंगा। ये वाई क्या है, वाई क्या है, वाई इज डिस्टेंस अबव सेक्शन। सब कुछ मैं दिखाऊंगा अभी, टेंशन मत लो। डिस्टेंस अबव द न्यूट्रल एक्सिस, डिस्टेंस अबव और बिलो द न्यूट्रल एक्सिस, बिलो द न्यूट्रल एक्सिस वेयर सिग्मा इज टू बी कैलकुलेटेड। मैं अभी दिखाऊंगा क्या है, पहले लिख लो। ई क्या है, ये टर्म अभी आएगा स्ट्रेस स्ट्रेन, जब पढ़ाऊंगा स्ट्रेस स्ट्रेन कर, वहां पे ई समझ जाओगे। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मेंबर, मेंबर मटेरियल, ऐसे लिखो, ठीक है। आर क्या है, बताया था जब बेंडिंग हो रहा है तो इस तरह से कर्व बना, तो जो न्यूट्रल फाइबर था वो भी तो बेंड किया, लेकिन उस पर स्ट्रेस नहीं है, बेंड किया लेकिन स्ट्रेस नहीं है। स्ट्रेस नहीं है ये चीज हम कैसे देख पाए, उसका लेंथ जो पहले था बेंड होने के बाद भी अभी भी वही है, मतलब उस पर स्ट्रेस जीरो है न्यूट्रल फाइबर के ऊपर। तो वो जो कर्व है उसका रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यही है आर। यहाँ पे देखो ये डायग्राम बनाया था मैंने, ये देखो दिख रहा है यहाँ पे आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिखा, दिखा। हॉगिंग बेंडिंग मूवमेंट था, मेंबर इस तरह से बेंड किया, तो न्यूट्रल फाइबर एक्सिस जो है उसका लेंथ जो पहले था बाद में भी वही है, ठीक है, तो उसका लेंथ चेंज नहीं हुआ। तो वो जो कर्व बना रहा है, क्योंकि ये इस तरह से बेंड किया, मतलब अगर ऐसा बेंड कर गया, मतलब इसको अगर कंप्लीट करोगे तो ये कोई सर्कल है, सर्कल होगा, उस सर्कल का कहीं ना कहीं सेंटर होगा, तो उसके सेंटर से वो कर्व तक का जो रेडियस है उसको रेडियस बोलते हैं, वही रेडियस को हम यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा करते हैं। समझ गए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ठीक है। चलो यार, तो ये है आपका फ्लेक्सर फॉर्मूला। अब इसको मैं थोड़ा, इतना तक लिख लिए होगे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सेक्शन के ऊपर दिखा देता हूँ, मेंबर में सेक्शन के ऊपर कैसा दिखेगा, इसको मैं थोड़ा आपको दिखाता हूँ।
मान लो एक कोई जैसे कि सिंपली इस तरह का बीम है, मान लीजिए, ठीक है, इस तरह का कोई एक बीम है, समझना बात को, सिंपली सपोर्टेड बीम है, एल लेंथ का ये बीम था। नाउ लेट सपोज कि आपने क्या किया है, यहाँ पर L/3 2 पॉइंट लोडिंग सिस्टम जो था वो लगा दिया हमने। मान लो ऐसा लोडिंग लगा दिया, पी लोड इधर लगा दिया, पी लोड इधर लगा दिया, ये L/3, फिर ये भी L/3, फिर यहाँ जो बचा ये वाला पोर्शन, ये भी L/3। अब इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा आपको मालूम है? इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस तरह से होगा, ये इस तरह से लिनियरली वेरी करेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट, फिर ये इस तरह से लिनियरली वेरी करके जीरो हो जाएगा, और ये बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव में रहेगी। लेट्स सपोज सैगिंग बेंडिंग मोमेंट का इफेक्ट है ये, और ये जो मैक्सिमम वैल्यू आपको दिख रहा है यहाँ पे PL/3, ठीक है। तो ये वाला जो जोन है यहाँ से यहाँ तक, दिस जोन इज इन प्योर बेंडिंग। यहाँ पे दो बातें हैं, एक तो ये जोन प्योर बेंडिंग में है क्योंकि यहाँ पे इस वाले जोन में शियर फोर्स आपका जीरो होगा, इसका एसएफडी जानते हो, शियर फोर्स इक्वल टू जीरो। और इस जोन में ये पूरा का पूरा L/3 लेंथ में जो बेंडिंग मोमेंट है दैट इज योर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ये दोनों बात सही है इसके लिए, इस तरह का स्टेटमेंट आया था एग्जाम में, ठीक है, कि ये दोनों बात इस वाले डायग्राम के लिए सही होगा कि इस जोन में जो बेंडिंग मोमेंट है वो आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। वो क्वेश्चन भी मैंने कराया था इंजीनियरिंग सर्विस का एसएफडी बीएमडी में, लेकिन वहां पे जो एक्सेप्टेड आंसर था इंजीनियरिंग सर्विस का वो था कि दैट पर्टिकुलर लेंथ इज अंडर प्योर बेंडिंग। लेकिन इसमें वहां पे दोनों स्टेटमेंट था, जो एक्चुअली करेक्ट होता वो दोनों बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शंस ऐसे नहीं थे, है ना, तो इसलिए हमें कोई एक ही आंसर करना था। नाउ तो हमने बताया आपको जो फ्लेक्सर फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे कहां पर, इन केस ऑफ प्योर बेंडिंग। तो प्योर बेंडिंग में जो भी सेक्शन, आपको एक सेक्शन ले लो, लेट्स सपोज यहाँ पे ये सेक्शन एक्स एक्स, तो ये जो सेक्शन में कंसिडर करूंगा एक्स एक्स, क्या ये सेक्शन प्योर बेंडिंग में होगा? बिल्कुल प्योर बेंडिंग में है। और इस सेक्शन पे मूवमेंट का वैल्यू कितना है? यहाँ पे सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट है इस सेक्शन पे, और मूवमेंट का वैल्यू कितना है? देखो PL/3। तो इस एक्स एक्स सेक्शन पे, इस एक्स एक्स सेक्शन को अगर मैं बताऊं, लेट्स सपोज ये जो एक्स एक्स सेक्शन है वो रेक्टेंगुलर नेचर का है, जिसका विड्थ है बी और डेप्थ है डी, विड्थ बी और डेप्थ हो गया डी, ये रेक्टेंगुलर नेचर का एक्स एक्स सेक्शन है। अब इस सेक्शन पे, ठीक है, जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू लग रही है एम, ये तुमको मालूम है PL/3 है। अब इसका यूनिट क्या होगा, किलो न्यूटन मीटर या न्यूटन, न्यूटन एमएम, जो भी जिस भी फॉर्म में यूनिट है, यूनिट यूनिट को अभी हम भूल जाते हैं, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के टाइम पे यूनिट देखेंगे। तो उस सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट इतना PL/3, ठीक है। रेक्टेंगुलर सेक्शन का आई, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, इसको कैसे निकालते हैं मैं आपको उसका डेरिवेशन सिखाऊंगा, है ना, लेकिन अभी के लिए याद रखो, ये इसका क्या होगा, हम किस एक्सिस के अबाउट आई लिखेंगे, जिस एक्सिस के अबाउट मेरा बेंडिंग मोमेंट लगेगा उस एक्सिस के अबाउट आई लिखना है मेरे को। तो बेंडिंग मोमेंट मेरे को जेड जेड एक्सिस के अबाउट लगेगा, दिस जेड जेड एक्सिस के अबाउट मेरे को यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट लगेगी, तो आई अबाउट जेड जेड एक्सिस मेरे को लिखना है। ये बेंडिंग मोमेंट जो है ये किस एक्सिस के अबाउट लग रहा है, ये PL/3 जो बेंडिंग मोमेंट है, मैं यही बोलूंगा ना, ये इस तरह से मेंबर है मान लो, तो इसका ये जो एक्सिस होगा, ये एक्सिस जेड जेड एक्सिस, ये एक्सिस जेड जेड एक्सिस, तो जो बेंडिंग मोमेंट है वो तो ऐसे ही लग रहा है जेड जेड एक्सिस के अबाउट, समझ रहे हो बात को, है ना, इस जेड जेड एक्सिस के अबाउट। इसलिए मैं यहाँ पे जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट लगे, और जो एक्सिस के अबाउट अबाउट वाला मोमेंट आप यहाँ पे लिखे हो, उसी एक्सिस के अबाउट वाला जेड जेड यहाँ पे लिखना है, आई जेड जेड। तो ये क्या होगा, BD³/12, ठीक है। ये कैसे आता है मैं आपको बताऊंगा। तो उसका सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया आपको मालूम है सेक्शन का, BD³/12। लॉजिक जो बता रहा हूँ वो समझ जाओ, किस एक्सिस के अबाउट क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ये सब चीजें ध्यान रखने वाली बात है ना। क्या बोला मैंने, जिस एक्सिस के अबाउट बेंडिंग मोमेंट लग रहा है, ठीक है, उसी एक्सिस के अबाउट मैंने ये आई जेड जेड भी यहाँ पे मेरे को इक्वेशन में फीड करना है। अगर मान लो बेंडिंग मोमेंट, मैंने बोला ट्रांसफर्स एक्सिस के अबाउट लगता है बेंडिंग मोमेंट, तो ये सेक्शन है आपका, और कोई ऐसा लोडिंग डायग्राम था कि बेंडिंग मोमेंट आपका इस एक्सिस के अबाउट लग रहा है, वाई वाई एक्सिस के अबाउट, ये भी आपका ट्रांसफर्स एक्सिस है, तो ये भी बेंडिंग है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट लग रहा है ना। तो हमको फिर जो इक्वेशन में लिखूंगा, ये फ्लेक्सर फॉर्मूला, तो उसमें अगर ये वाला मूवमेंट में कंसिडर कर रहा हूं,
तो आई वाई वाई कंसिडर करना पड़ेगा। क्यों? मैंने बोला है जिस एक्सिस के अबाउट बेंडिंग मोमेंट लगे उसी एक्सिस के अबाउट सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया आपको लिखना है। तो ये कॉम्बिनेशन फिर बनेगी, ये पेयर बन जाएगा। समझा ये दोनों को कैसे यूज करेंगे? ये दो बातें क्लियर नाउ। अब चलो सिग्मा पे हम समझाते हैं। देखो ये जो फ्लेक्सर फॉर्मूला था m बाई आई इक्वल टू सिग्मा अपन वाई, फ्लेक्सर फॉर्मूला, तो यहां से मैं सिग्मा इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? m बाई आई इंटू वाई। नाउ इसी भी एट एनी सेक्शन, अगर मैं बोलूं एट एनी सेक्शन, जरा देखो एट एनी सेक्शन, क्योंकि ये बेंडिंग स्ट्रेस हम किसी एक सेक्शन पे लिख रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन के लिए लिख रहे हैं, तो एट एनी सेक्शन m इक्वल टू कॉन्स्टेंट, i इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये दोनों पैरामीटर हो गए कांस्टेंट। m बाई आई ऑफ एनी सेक्शन इज कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ? सिग्मा इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू वाई। तो सिग्मा का y के रेस्पेक्ट में वेरिएशन कैसा है? y पावर 1 है, लीनियर वेरिएशन है। सिग्मा क्या है? बेंडिंग स्ट्रेस है, मतलब स्ट्रेस का वेरिएशन जो क्रॉस सेक्शन के ऊपर होगा इट विल बी लीनियर। यहां से आता है ये लीनियर वेरिएशन ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, सिग्मा इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू वाई। अब ये क्या है देखते हैं। देखो मैं पहले एक ड्राइंग बना लेता हूं मेंबर का। ठीक है, ये मैंने बना लिया आपका मेंबर। चलेगा? दौड़ेगा। ठीक है, इधर स्पेस नहीं है इसलिए मैं दिखा दिया, वो मेंबर उधर कंटिन्यू रहेगा। नाउ इसका जो न्यूट्रल एक्सिस है वो सेंटर पे होगा। मतलब न्यूट्रल एक्सिस हमेशा देखना, याद रखना, न्यूट्रल एक्सिस जो होगा ये क्रॉस सेक्शन का जो सीजी है ना, ये क्रॉस सेक्शन, ये जो क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, ये जो क्रॉस सेक्शन है इसका जो सीजी होगा, न्यूट्रल एक्सिस हमेशा उसके सीजी से पास करना चाहिए और वो करेगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रिज्मेटिक क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, ये प्रिज्मेटिक क्रॉस सेक्शन है। तो ये आपका ये होगा न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगा, ये आपका वाई वाई एक्सिस हो जाएगा। ये आपका न्यूट्रल एक्सिस हो गया, दिस इज योर वाई वाई एक्सिस। समझ गए? नाउ बेंडिंग स्ट्रेसेस जो था, जो यहाँ पे सिग्मा मैंने लिखा, सिग्मा जैसे कि मान लो सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट का केस है। ठीक है, पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट का केस है। यहां से, अब यहां से मैं लिखना चालू करता हूं कि बेंडिंग मूवमेंट इज पॉजिटिव, सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट। तो न्यूट्रल एक्सिस अगर है तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेशन, नीचे टेंशन, इस तरह से वेरिएशन होगा बेंडिंग स्ट्रेसेस का। ठीक है, तो यहां से यहां तक ये डिस्टेंस कितना होगा? dy/2। नीचे का जो डिस्टेंस है ये कितना होगा? dy/2। ये दोनों डिस्टेंस dy/2 समझ में आया? तो देखो y का जो मैक्सिमम वैल्यू है, सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y की नहीं, सिग्मा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है, तो y का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? dy/2। तो सिग्मा मैक्सिमम कब होगा? तब होगा जब c इंटू वाई मैक्सिमम होगा। उस केस में आपको सिग्मा का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। समझ में आ रहा है? नाउ सिग्मा का मैक्सिमम वैल्यू कंप्रेशन में भी मिलेगा, सिग्मा का मैक्सिमम वैल्यू आपको टेंशन में भी मिलेगा, और दोनों वैल्यू सेम होंगे। क्यों? ये डिस्टेंसेस सेम है दोनों का। अगर आपका इस तरह का सेक्शन है ना, मतलब ये प्रिज्मेटिक सेक्शन है,
तो ये दोनों वाई सेम होंगे। नॉन प्रिज्मेटिक सेक्शन के केस में हो सकता है अलग हो, ठीक है। और ये जो बेंडिंग हो रही है ये इलास्टिक बेंडिंग है, ठीक है। प्लास्टिक बेंडिंग क्या होती है वो फिर हम प्लास्टिक एनालिसिस में देखेंगे। अभी ये समझ के रखना, ये जो बेंडिंग है ये विद इन इलास्टिक लिमिट ऑफ मेंबर है। मतलब लोड रिमूव करूंगा तो मेंबर एकदम फिर से स्ट्रेट हो जाएगा, समझ गए। जो भी डिफॉर्मेशन वगैरह हुआ था ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ लोड, आफ्टर रिमूविंग लोड द मेंबर विल अगेन बिकम स्ट्रेट। तो बेंडिंग इलास्टिक लिमिट के अंदर हो रही है, इसलिए न्यूट्रल एक्सिस सीजी से पास करेगी। ये एक सेंटेंस है, ये सेंटेंस को मैं प्रूव करूंगा जब स्टील में प्लास्टिक एनालिसिस पढ़ाऊंगा वहां पे, क्योंकि वहां प्लास्टिक बेंडिंग का कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो हम देखेंगे न्यूट्रल एक्सिस क्रॉस सेक्शन के ऊपर शिफ्ट करता हुआ चलता है, लेकिन अभी शिफ्ट नहीं करेगा, अभी वो इस क्रॉस सेक्शन का सीजी से पास करेगा। तो ये प्रिज्मेटिक सेक्शन है तो इसके सीजी से पास कर रहा है, तो ऊपर वाला जो वाई है और नीचे वाला जो वाई होगा, मतलब न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जो वाई मैक्सिमम आपको मिलेगा अप टू टॉप कंप्रेसिव फाइबर। टॉप कंप्रेसिव फाइबर कहने का मतलब है, देखो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट का केस है तो ऊपर कंप्रेशन लग रहा है ना। तो ऊपर जितने भी मटेरियल है, मतलब ये वाला पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, हर एक मटेरियल पे आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा है। नीचे जितने भी मटेरियल है हर एक फाइबर पे, हर एक मटेरियल फाइबर पे आपका टेंसाइल स्ट्रेसेस लग रहा है। और ये जो बेंडिंग स्ट्रेसेस हैं दीज आर नॉर्मल स्ट्रेसेस ओनली, नॉर्मल स्ट्रेसेस, ठीक है। और ये जो y का मेजरमेंट हम करते हैं, y का मेजरमेंट हम कहां से करते हैं, न्यूट्रल एक्सिस से करते हैं। मतलब y का मेजरमेंट हम न्यूट्रल एक्सिस से करते हैं, इस डायरेक्शन में y। तो एट न्यूट्रल एक्सिस अगर मैं बोलूं एट एन ए y इक्वल टू कितना, तो आप बोलोगे सर एट न्यूट्रल एक्सिस y इक्वल टू हम 0 लेंगे, समझ गए। एट न्यूट्रल एक्सिस अगर y इक्वल टू 0 लेंगे तो मुझे इस वाली इक्वेशन को यूज करके बताओ कि सिग्मा इक्वल टू कितना होगा एट न्यूट्रल एक्सिस, y 0, तो सिग्मा इक्वल टू c इंटू 0 इक्वल टू 0 न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर। नाउ न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेसिव स्ट्रेस है, तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर थोड़ा सा y बढ़ा तो स्ट्रेस थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा। और मतलब मान लो कि थोड़ा सा y इतना स्ट्रेस मिल गया, और थोड़ा सा y इतना स्ट्रेस मिल गया, और थोड़ा सा y बढ़ा इतना स्ट्रेस मिल गया, और थोड़ा सा y बढ़ा इतना स्ट्रेस मिल गया। तो जैसे जैसे आपका y बढ़ रहा है स्ट्रेस बढ़ रहा है, और ये वेरिएशन है लीनियर, मतलब आप यहां से ऐसा सीधा, अच्छा ये कंप्रेसिव था, ठीक है, तो आप ऐसे शो करोगे, क्रॉस सेक्शन के अंदर जाता हुआ स्ट्रेस शो कर दोगे ऐसा। समझ में आ रहा बात, क्योंकि वो कंप्रेसिव था। ओके, अब इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कर दीजिए इस तरह से। ये जो ऊपर मिल रहा है एकदम एट वाई मैक्स, ये आपका सिग्मा इन कंप्रेशन मैक्सिम, सिग्मा सी मैक्स मिल गया। समझ में आ रहा है, सिग्मा सी मैक्स इक्वल टू कितना आपका, इसका वैल्यू कितना होगा, अगर मैं इसका आपको पूछूं कि इसका वैल्यू बताओ रे, तुम बताओगे इसका वैल्यू इक्वल टू एम बाई आई इंटू वाई मैक्स। तो कंप्रेशन है इसलिए मैं क्रॉस सेक्शन के अंदर जाता हुआ दिखा दिया। नाउ सेम डिस्ट्रीब्यूशन आपका टेंशन में होगा, न्यूट्रल एक्सिस पे एकदम जीरो, लेकिन न्यूट्रल एक्सिस से जैसे नीचे आओगे y का मेजरमेंट एबव या बिलो न्यूट्रल एक्सिस सेम, वहां से y का मेजरमेंट नीचे नीचे आएगा, तो y का वैल्यू जैसे जैसे आप पुट करते चलेंगे, y पुट करिए, y और थोड़ा बढ़ा, y और थोड़ा बढ़ेगा ऐसा। तो ये वेरिएशन फिर से लीनियर वेरिएशन आपको दिख रहा है कि नहीं, यहां से जोड़ दो एक स्ट्रेट लाइन ऐसा, ठीक है। और ये न्यूट्रल एक्सिस के नीचे टेंशन है तो इसलिए मैंने एरो बाहर की तरफ ऐसे लिखा। और ये क्या होगा, सिग्मा टेंशन सिग्मा टी मैक्सिमम इसको हम बोलेंगे। इसका वैल्यू भी क्या होगा, वही एम बाई आई इंटू वाई मैक्स। वाई मैक्स इन कंप्रेशन लिखो, वाई मैक्स इन टेंशन, ऐसा एकदम लिखो क्लीन कट, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे प्रिज्मेटिक सेक्शन है इसलिए वाई मैक्स इन टेंशन वाई मैक्स इन कंप्रेशन दोनों इक्वल होंगे। नॉन प्रिज्मेटिक सेक्शन जैसा मान लो टी सेक्शन है, इस तरह का कोई इस तरह का सेक्शन हो गया आपका क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो इसमें सीजी वाला पॉइंट कहीं और होगा और वहां से न्यूट्रल एक्सिस पास कर रहा है, तो उस केस में मतलब ऊपर वाला वाई और नीचे वाला वाई कोई जरूरी नहीं है कि सेम हो, समझ गए। ये दोनों कोई जरूरी नहीं है सेम होगा, लेकिन प्रिज्मेटिक सेक्शन अगर होगा
ठीक है, उस केस में सेम होगा। प्रिज्मेटिक या फिर सिमेट्रिकल, कैलोसिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शंस, उस केस में सेम होंगे। ठीक है, तो ये बेंडिंग स्ट्रेसेस का डिस्कशन यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि बेंडिंग स्ट्रेस वाला जो चैप्टर है उसमें सब डिस्कस करना है। अभी यहीं पे डिस्कस करूंगा तो ये नॉर्मल स्ट्रेस स्ट्रेन वाले चैप्टर से बेंडिंग स्ट्रेस वाले चैप्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जो बेसिक्स मैंने बताया वो बेसिक्स को आप ध्यान रखिएगा। और कुछ मैं आपको बताता हूँ, ओके, और कुछ बताता हूँ और उसके बारे में सुनो। देखो यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस में बेसिकली है क्या ना, जैसे कि चलो ये क्रॉस सेक्शन था, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन है, तो सैगिंग बेंडिंग मोमेंट है मान लो, तो टॉप फाइबर में कंप्रेशन होगा, बॉटम फाइबर में टेंशन होगा। दिस इज योर न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, जो कि इस सेक्शन के एकदम सीजी से पास कर रहा होगा। दिस इज योर सीजी, ठीक है, तो न्यूट्रल एक्सिस सेक्शन के सीजी से पास कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे हम इलास्टिक बेंडिंग का केस को डील कर रहे हैं। ठीक है, तो बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं दिखाऊं इस पे क्रॉस सेक्शन के ऊपर, तो इस तरह से कुछ बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा जो आपने अभी देखा, ऐसा। ठीक है, ये एरो ऐसे बाहर, इधर एरो ऐसे अंदर। ओके, क्यों? ऊपर कंप्रेशन है, नीचे टेंशन। तो ये जो वेरिएशन है, ये जो लीनियर वेरिएशन है, एंड वेरिएशन इज लीनियर। ठीक है, y का जो आप मेजरमेंट ले रहे हो, y का मेजरमेंट न्यूट्रल एक्सिस के अबव, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे हम ले रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हम y का मेजरमेंट ले रहे हैं। तो ये ऊपर जो सबसे y मैक्सिमम होगा, तो स्ट्रेस भी, रेस्पेक्टिव स्ट्रेस, चाहे कंप्रेशन में देख लो या टेंशन में, वो भी मैक्सिमम मिलेगा। तो यहाँ पे आपको सिग्मा टेंशन मैक्सिमम मिलेगा, सिग्मा टी मैक्स, और इधर सिग्मा सी मैक्स मिलेगा, ये वाला। क्लियर है? वाई मैक्स, स्ट्रेस इज मैक्स, वेरिएशन इज लीनियर। तो ये जो वेरिएशन है, ये किसका वेरिएशन है? स्ट्रेस का वेरिएशन। ठीक है, स्ट्रेस का वेरिएशन। और यहां से थोड़ा ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस पे जीरो, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर ऐसे वेरी कर रहा है मान लो कंप्रेशन में, और मैक्सिमम एक्सट्रीम फाइबर पे, ये जो फाइबर है, ठीक है, मटेरियल का, इसको हम बोलेंगे एक्सट्रीम फाइबर। एक्सट्रीम फाइबर, एक्सट्रीम फाइबर पे स्ट्रेस बिकम मैक्सिमम। यहाँ पे सेम, दिस इज योर एक्सट्रीम फाइबर, एक्सट्रीम फाइबर। तो ये टॉप में है, ठीक है, जैसे इस केस में ये न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वो टॉप है क्रॉस सेक्शन का, तो टॉप एक्सट्रीम फाइबर है ना, और ये बॉटम एक्सट्रीम फाइबर। कभी टॉप एक्सट्रीम फाइबर पे कंप्रेशन हो सकता है मैक्सिमम, कभी टॉप एक्सट्रीम फाइबर पे टेंशन हो सकता है मैक्सिमम। वो डिपेंड करेगा मूवमेंट कैसा है मेंबर के ऊपर, सैगिंग है या हॉगिंग है, उसके ऊपर। ठीक है, समझ रहे बात को? तो ये सारा बेसिक चीजें समझे। अब और यहीं से एक चीज को मैं कैरी फॉरवर्ड करता हूं, जो एक बात समझ जाओ। देखो, मान लो यही क्रॉस सेक्शन को फिर से बना दिया, तो देखो ये आपका न्यूट्रल एक्सिस था, दिस इज योर न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, ये न्यूट्रल एक्सिस है। अभी एक चीज देखो, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जितने भी तुम्हारे मटेरियल हैं, सभी पे कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहे हैं। वो क्या है? कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो एवरेज, मैं इसको फोर्स में कन्वर्ट कर सकता हूं क्या? स्ट्रेस का देखना, एक नोट यहाँ पे समझना। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस जो होता है वो, जैसे यहाँ पे आपने सिग्मा लिखा, ठीक है, तो इट इज योर व्हाट, इसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, इस तरह से होगा यूनिट। इसको तुमको फोर्स में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे? स्ट्रेस इनटू उतना एरिया, जितना एरिया पे वो स्ट्रेस लग रहा है, तो ये निकल जाएगा तुम्हारा टोटल फोर्स। समझ रहे हो? अब ये जो फोर्स है, ये कहां पर एक्ट कर रहा होगा? एक्टिंग एट सीजी ऑफ एरिया अप्लाइड, सीजी ऑफ एरिया, एरिया एक्टिंग एट सीजी ऑफ एरिया। ठीक है, सीजिंग ऑफ एरिया, सीजिंग सीजी ऑफ स्ट्रेस्ड एरिया, ऐसे लिखो, स्ट्रेस्ड एरिया। क्या मतलब हुआ इस सेंटेंस का? समझो बात को। यहाँ पे ये नोट बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा है, ये सब चीज मैं बेंडिंग में समझाता, लेकिन यहाँ पर अब आ ही गया है तो थोड़ा बता देता हूँ, ताकि उस चैप्टर में ज्यादा मेरे को बताना ना पड़े, तुरंत चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो देखो यार, मेरे को ये बताओ, जैसे यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेसिव स्ट्रेस का वेरिएशन है, तो मैं क्या करूंगा? मेरे को निकालना है कि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जितने भी मेरे मटेरियल हैं, पूरा का पूरा ये जो मटेरियल है न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर, ये
इसके ऊपर टोटल एक नेट कंप्रेसिव फोर्स कितना लग रहा है, ये मेरे को निकालना है। तो लेट्स सपोज ये लग रहा है आपका नेट कंप्रेसिव फोर्स, जिसको मैं बोल रहा हूँ सी। तो ये जो नेट कंप्रेसिव फोर्स है सी, इसका मैग्नीट्यूड मैं कैसे निकालूंगा, ये बताओ। नेट कंप्रेसिव फोर्स सी, सी को मैं क्या बोल रहा हूं, नेट कंप्रेसिव फोर्स। थोड़ा ऊपर लिखता हूं, सी इज माई नेट कंप्रेसिव फोर्स, कंप्रेसिव। ये कितना लग रहा है, कहां पे लग रहा है, ये बताना। तो आप बोलोगे सर ये नेट कंप्रेसिव फोर्स निकालने के लिए आप एक काम करो, ये जो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जितना भी एरिया है, इस पे जो स्ट्रेस लग रहा है उसका एवरेज वैल्यू ऑफ स्ट्रेस कितना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो वेरिएशन इस तरह से ट्रायंगुलर वेरिएशन है, तो मैं एवरेज स्ट्रेस निकालना चाहता हूँ। एवरेज स्ट्रेस कहने का मतलब है मैं ये पता लगाना चाहता हूँ कि एक, मतलब ये क्रॉस सेक्शन के ऊपर एवरेज स्ट्रेस कितना लग रहा है ऐसा। अगर चलो स्ट्रेस लग रहा है तो एवरेज, एक यूनिफॉर्म स्ट्रेस की वैल्यू क्या है पूरे क्रॉस सेक्शन के ऊपर, ये बताइए सर। एवरेज स्ट्रेस का वैल्यू क्या है ना। इस तरह से एवरेज अगर मैं बोलूंगा, यूनिफॉर्म बोलूंगा, तो उसका मतलब पूरे क्रॉस सेक्शन पे एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन, न्यूट्रल एक्सिस से लेके ऊपर एकदम एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर तक एक जैसा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो दिस विल बी योर एवरेज स्ट्रेस। एवरेज स्ट्रेस क्रॉस सेक्शन के ऊपर, एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो ये जो एवरेज स्ट्रेस का वेरिएशन है इस तरह से होता है। तो ये एवरेज स्ट्रेस कितना है, अगर एक्चुअल वेरिएशन इज ट्रायंगुलर तो ये एवरेज स्ट्रेस कितना है। तो बड़ा सिंपल है, कैसे निकालेंगे, मतलब मैं लिखूंगा यहाँ पे सिग्मा एवरेज इनटू एरिया, कितने एरिया पे लग रहा है, मान लो इसका विड्थ है बी, और तो ये डेप्थ कितना है d/2, तो b इंटू d/2। सर ये होगा आपका टोटल कंप्रेसिव फोर्स जो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर एक्ट कर रहा है, ये होगा आपका कंप्रेसिव फोर्स। तो यहाँ पे सिग्मा एवरेज इक्वल टू क्या है, देखो यार, सिग्मा एवरेज इक्वल टू सिंपली न्यूट्रल एक्सिस पे कितना, जीरो। यहाँ पे एक्चुअल वाला देखो, न्यूट्रल एक्सिस पे जीरो, एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर पे कितना, सिग्मा सी मैक्स, तो प्लस सिग्मा सी मैक्स डिवाइडेड बाई क्या, टू कर दूंगा, तो क्या निकलेगा, सिग्मा सी मैक्स बाई टू। ये हो जाएगा तुम्हारा एवरेज स्ट्रेस। समझ गए बात को। तो ये एवरेज स्ट्रेस तुम इसमें पुट करोगे इंटू बी इंटू डी। ये बी इंटू डी क्या है, वो पोर्शन जिसपे कंप्रेशन एक्ट है, ये वो पोर्शन है जिसपे कंप्रेशन एक्ट है, उतना एरिया जिसपे कंप्रेसिव स्ट्रेसेस एक्ट कर रही थी। एवरेज स्ट्रेस इनटू द एरिया अपॉन विच दैट कंप्रेसिव स्ट्रेस इज एक्टिंग। सिमिलरली उसी तरह से हम टेंशन में निकाल लेंगे, मान लीजिए नेट टोटल टेंशन यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, मतलब न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जितने भी एरिया सभी पे टेंशन लग रहा है, तो टेंशन फोर्स यहां से लग रही है, दिस इज द पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ टेंशन फोर्स। लेट्स सपोज, तो ये टेंशन का मैग्नीट्यूड कितना होगा, वही सेम, अब मैं लिख दूं यहां से सिग्मा टी मैक्स बाई टू। अगर इस वाले डायग्राम के लिए लिखूं तो बी बी इंटू डी बाई टू, इतना, ये टोटल टेंशन फोर्स होगा। और वो टोटल कंप्रेसिव फोर्स सिग्मा सी मैक्स बाई टू इंटू बी इंटू डी बाई टू। ये कैसे लिख रहा हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा अभी। यहाँ पे मैंने आपको समझाया, अभी नेट कंप्रेसिव फोर्स निकाल के देखो, नेट कंप्रेसिव फोर्स इक्वल टू सिग्मा एवरेज इंटू बी इंटू एरिया, है ना, इंटू एरिया, बेसिकली वो एरिया जितने एरिया पे वो कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है। सिमिलरली टेंसाइल फोर्स अगर हम निकाल रहे हैं तो नेट, मतलब एवरेज टेंसाइल स्ट्रेस जो एरिया पे लग रहा है इंटू दैट पर्टिकुलर एरिया, कितने एरिया पे वो लग रहा है वो एरिया मल्टीप्लाई आपको करना है। तो इस तरह से आप इसको स्ट्रेस को फोर्स में कन्वर्ट कर ले रहे हो। टोटल, टोटल फोर्स कंप्रेसिव और टोटल फोर्स टेंशन। अब देखो ये एक्ट कहां पे करते, जैसे न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर ये टोटल कंप्रेशन तो आपने लगा दिया, लेकिन वो टोटल कंप्रेशन एक्ट कहां पे कर रहा है, तो वो एक्ट कर रहा है न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का जो एरिया है, मतलब जितना एरिया पे टोटल कंप्रेसिव स्ट्रेस था उस एरिया का सीजी पे, मतलब ये न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का जो एरिया है उसका सीजी पे। कहने का मतलब है, तो वो भी ऊपर रेक्टेंगुलर, तो मैं यहाँ पे बता सकता हूं इसका सीजी क्या होगा, d/2 का आधा हो जाएगा, फिर से d/4 हो जाएगा, बस यही होगा। सिमिलरली ये इसके सीजी पर एक्ट कर रहा है, मतलब d/2 के आधे पे, मतलब d/4 पे एक्ट कर रहा है। न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर d/4, नीचे d/4, ये भी d/4 होगा ना फिर, और ये भी होगा d/4 तुम्हारा। तो ये जो टोटल कंप्रेशन या टोटल टेंशन है ये कहां पे एक्ट कर रहे होंगे,
जिस एरिया पे टोटल कंप्रेसिव स्ट्रेस था उस एरिया का सीजी के ऊपर एक्ट कर फोर्स। समझ में आ रहा है बात? जिस एरिया पे टोटल टेंसाइल स्ट्रेस था उस एरिया के सीजी पर एक्ट कर रहा होगा ये टोटल टेंशन। बात समझ में आई? नाउ अब देखो और एक चीज मैं और एक टर्म यहां पे बता रहा हूं, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रखना। नेट कंप्रेसिव फोर्स इक्वल टू इतना, अब यहां पे लिखने का, यहां पे लिख देता हूं बगल में, एक्टिंग एट सीजी ऑफ एरिया। ठीक है, यहीं पे लिखता हूं एक्टिंग एट, हाँ एक्टिंग एट सीजी ऑफ स्ट्रेस एरिया, ये तो लिखा हुआ है ये पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे आप समझ जाओ, ये फोर्स कन्वर्ट करके यहाँ पे लिख दिया मैंने, सिग्मा इंटू ए, इस तरह से कन्वर्ट करेंगे, एक्टिंग एट सीजी ऑफ स्ट्रेस्ड एरिया। समझ गए बात को? ठीक है, ये सीजी ऑफ स्ट्रेस्ड एरिया पे एक्ट कर रहा है, मतलब टेंसाइल स्ट्रेस जितने एरिया पे एक्ट कर रहा है उस एरिया का अपना सीजी पे टोटल टेंशन फोर्स एक्ट करेगा। कंप्रेसिव स्ट्रेस जितने एरिया पे एक्ट कर रहा है उस एरिया का जो सीजी होगा उस पर टोटल कंप्रेसिव फोर्स एक्ट कर रहा होगा। क्लियर है? नाउ ये जो लाइन ऑफ एक्शन है कंप्रेसिव फोर्स का और ये जो लाइन ऑफ एक्शन है टेंसाइल फोर्स का, इन दोनों लाइन ऑफ एक्शन के बीच का ये डिफरेंस अगर मैं लूं, ये गैप, ये डिफरेंस, इसी को मैं बोलता हूं लीवर आर्म, एलए, लीवर। समझ गए? यही चीज होता है लीवर आर्म। नाउ अब जो मूवमेंट का वैल्यू है, जो बेंडिंग मूवमेंट अप्लाई किया था उसका वैल्यू कितना होगा? कुछ नहीं, कंप्रेशन इंटू लीवर आर्म या फिर टेंशन इंटू लीवर आर्म कर दो, दोनों सेम। कहने का मतलब है ये जो अब मिला, यहां से मैं इक्वेशन एक लिखूं, ये इक्वेशन, ये इक्वेशन इस केस में वैलिड होता है। एक मिनट, कंप्रेशन फोर्स सी इंटू लीवर आर्म इज इक्वल टू टेंशन फोर्स टी इंटू लीवर आर्म। ये सेम होंगे, मतलब सी इंटू लीवर आर्म इक्वल टू टी इंटू लीवर आर्म। समझ गए? सी इंटू लीवर आर्म इक्वल टू टी इंटू लीवर आर्म। दिस इक्वेशन इज वैलिड हियर इन दिस केस। नाउ ये डायग्राम को देख के मेरे को ये बताओ, ये लीवर आर्म कितना है इधर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लीवर आर्म? तो बोलोगे सर इधर से dy4 ले लो, इधर से dy4, दोनों को ऐड कर दो, dy2। तो यहाँ पे इस वाले डायग्राम के केस में, ये जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, यहाँ पे इस वाले केस में अपना जो लीवर आर्म था दैट इज योर dy2। ठीक है, और ये जो चीज है ना, कंप्रेशन इनटू लीवर आर्म इक्वल टू टेंशन इनटू लीवर आर्म, इस चीज को हम क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सेक्शन। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ दी सेक्शन, शॉर्ट फॉर्म में इसको MOR बोला जाता है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ दी सेक्शन। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ दी सेक्शन का फीलिंग समझो, मतलब लो, एक मेंबर है, इस पे बेंडिंग मोमेंट अप्लाइड है, सॉरी एक मेंबर है, इस पे यूडीएल लोडिंग अप्लाइड है, मान ये मेंबर बेंड करेगा, तो लोडिंग के कारण मेंबर कर रहा है बेंड, लोडिंग के कारण मेंबर हो रहा है बेंड, तो उस बेंड, बेंड जो हो रहा है उसको रेजिस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो वो रेजिस्ट करने के लिए ये है तुम्हारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब वो ये जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है उस बेंडिंग मोमेंट के अपोजिट में लग रहा है, मतलब समझो कि ये एक सेक्शन का स्ट्रेंथ है, अपना उसका खुद का स्ट्रेंथ, मतलब लोडिंग के कारण जो बेंडिंग मोमेंट आ रही है उसको वो क्रॉस सेक्शन झेल पा रहा है कि नहीं, वो चीज है ये कंप्रेशन इनटू लीवर आर्म इक्वल टू टेंशन इनटू लीवर आर्म, ये दोनों इक्वल आएंगे हमेशा। समझ गए बात को? ये दोनों हमेशा इक्वल ही आएगा, ये बात एकदम 100% है। क्लियर है? ये बात ध्यान, ओके। तो यहां से ये चीज भी देख सकते हो कि मतलब बेंडिंग के केस में जब बेंडिंग होता है तो लीवर आर्म तो भाई कांस्टेंट है, दोनों बगल तो सेम ही लीवर आर्म है, तो लीवर आर्म कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो टोटल कंप्रेसिव फोर्स है अबव न्यूट्रल एक्सिस, दैट इज आल्सो इक्वल टू टोटल टेंसाइल फोर्स बिलो न्यूट्रल एक्सिस।
ये चीज भी वैलिड है यहाँ पे। ये लॉजिक से तो ये निकल रहा है ना कि टोटल कंप्रेसिव फोर्स एबव न्यूट्रल एक्सिस, टोटल कंप्रेसिव फोर्स above neutral axis is equal to total tensile force below neutral axis। क्या समझे बाबू, समझ गए बात को। ये सारा कुछ कुछ बेंडिंग से रिलेटेड चीजें थी। और चलो और एक पॉइंट और डिस्कस कर लेता हूं यहाँ पर बेंडिंग के केस में। एक पॉइंट और क्या डिस्कस कर लूं, जैसे ये जो अपना इक्वेशन था एक नोट में और डिस्कस कर लेते हैं, ये सब लिखते चलो, ठीक है। नहीं तो जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं तो वीडियो पॉज करके लिखते चलना है, नोट्स बनाना है प्रॉपरली, ऐसे ही फालतू में मैं नहीं लिख रहा, ठीक है। इतना सारा डायग्राम वायग्राम सब बना रहा हूँ भाई, फालतू किधर गया ये, ऐसे, ठीक है। इतना सारा डायग्राम वगैरह सब कुछ बना रहा हूँ, फालतू का नहीं है। तो नोट देखो, अपना फ्लेक्सर इक्वेशन था m बाई आई इक्वल टू सिग्मा बाई वाई, समझ में आ रहा है। इक्वल टू ई बाई आर, इस तरह का अपना इक्वेशन था जो कि हमेशा प्योर बेंडिंग के केस में अप्लाई होगा। फ्लेक्सर फॉर्मूला इसको हम बोलते हैं, या फिर प्योर बेंडिंग फॉर्मूला हम इसको बोलते हैं। इसमें जो ये आई है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, व्हाट डज दिस आई रिप्रेजेंट। आई तो आपका क्रॉस सेक्शन का ज्योमेट्री से आ रहा है, और तो कुछ है नहीं उसमें। आई कहां से आ रहा है, क्रॉस सेक्शन के जियोमेट्री से आ रहा है। बीडी क्यूब बाई 12, देखो क्रॉस सेक्शन का जैसा ज्योमेट्री होगा वैसा आई, आई निकालने का कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, है ना। फर्स्ट एरिया प्रिंसिपल, सेकंड मोमेंट एरिया प्रिंसिपल, सब कुछ सिखाएंगे, टेंशन मत लो, सब आने वाले हैं, सब सीखोगे। बहुत बेसिक, बहुत बच्चा जैसा मैं सिखाऊंगा चीजों को, है ना। लेकिन अभी लॉजिक लॉजिक डेवलप करो। आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट strength of section in bending, strength of cross section in bending। आई इस चीज को रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेंथ ऑफ क्रॉस सेक्शन इन बेंडिंग। अब स्ट्रेंथ ऑफ क्रॉस सेक्शन इन बेंडिंग का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि, मतलब इसका ये होगा कि देखो, जैसे कोई एक मेंबर है, इस पर तुमने लोडिंग लगा दिया है, अब ये बेंड करेगा। जब अगर ये बेंड करेगा तो बेंडिंग के कारण कुछ ना कुछ स्ट्रेस वगैरह डेवलप हो रहा है ना, सब कुछ डेवलप हो रहा है। तो अगर उस क्रॉस सेक्शन का आई ज्यादा होगा तो ज्यादा बेंडिंग मूवमेंट को झेल पाएगा। मतलब अल्टरनेटली आप ये कह सकते हो उस सेक्शन का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। आप ऐसा कह सकते, अगर आई उसका ज्यादा होगा तो उस सेक्शन का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो यहां से लॉजिक बनता है कि कौन से क्रॉस सेक्शन का आई ज्यादा होगा। जिस क्रॉस सेक्शन का आई ज्यादा होगा उस क्रॉस सेक्शन का स्ट्रेंथ इन बेंडिंग ज्यादा होगा। तो फिर हम डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स का, जैसे रेक्टेंगुलर सेक्शन का, ट्रायंगुलर सेक्शन का, सर्कुलर सेक्शन का, आई सेक्शन का, टी सेक्शन का, सबका हम आई निकालेंगे सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, उसमें देखेंगे कि आई किसके ऊपर डिपेंड करता है, आई कैसे ज्यादा हो सकता है ना। उसके अकॉर्डिंग फिर ये लॉजिक को यूज करते हुए हम बताएंगे कि दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज सुटेबल फॉर बेंडिंग। तो वहां से निकल के आती है रिजल्ट कि आई सेक्शन जो होता है ना, उसका सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया अधिकतम मिलता है आपको, मैक्सिमम। इसलिए जो जनरली बीम वगैरह बनती है और बीम पर तो लोडिंग होता है, उस लोडिंग के कारण बेंडिंग होती है ना। तो हमको क्या चाहिए, बेंडिंग स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए, मतलब उस बेंडिंग को रेजिस्ट करने के लिए क्रॉस सेक्शन का स्ट्रेंथ ज्यादा होना चाहिए। तो उसके लिए हमको एक लॉजिक यहाँ से मिलता है कि आई मस्ट बी मोर, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ ऑफ क्रॉस सेक्शन अगेंस्ट इन बेंडिंग, मतलब अगेंस्ट बेंडिंग। ऐसे लिख लो, स्ट्रेंथ ऑफ क्रॉस सेक्शन अगेंस्ट बेंडिंग। तो आई सेक्शन का जो आई है ये अपने को ज्यादा मिलता है, इसलिए हम कहते हैं कि आई सेक्शन इज सुटेबल सेक्शन फॉर बेंडिंग।
मतलब बेंडिंग को रजिस्ट करने के लिए जो सुटेबल सेक्शन है वो आई सेक्शन है। इसलिए तुम ब्रिज वगैरह अगर देखते हो, गडर वगैरह देखना, ठीक है, वो जनरली आई सेक्शन का बना हुआ है। क्रॉस सेक्शन होती है उसकी आई जैसा, क्योंकि उसका बेंडिंग स्ट्रेंथ ज्यादा हो। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो इट रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ क्रॉस सेक्शन अगेंस्ट बेंडिंग। अगेंस्ट बेंडिंग, इन बेंडिंग, कुछ भी, लेकिन अगेंस्ट बेंडिंग आपको ज्यादा एकदम परफेक्टली समझा रहा होगा कि बेंडिंग अगर हो रहा है उसको ज्यादा झेल पाएगा, मतलब उसके कारण जो भी इफेक्ट आ रही है, स्ट्रेसेस इंड्यूस हो रही है, वो स्ट्रेस को अच्छे से वो झेल पाएगा अगर उसका आई ज्यादा हो, मटेरियल फेल नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? क्यों? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपको ज्यादा मिलेगा। अब ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्यादा क्यों मिलता है, इसके पीछे भी लॉजिक है। अरे सब एनालिसिस यही बता दूं। बेसिकली वो जो लीवर आर्म बताया था, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या था, कंप्रेशन इनटू लीवर आर्म। वो आई अगर ज्यादा है तो न्यूट्रल एक्सिस से ज्यादा अधिक दूरी पर जो मैक्सिमम एरिया डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, उस कारण से जो लीवर आर्म है ना, वो लीवर आर्म का वैल्यू बढ़ जाता है। लीवर आर्म बढ़ जाएगा तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो इसलिए सेक्शन का स्ट्रेंथ इन बेंडिंग बढ़ जाएगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है कि जितना मोमेंट लग रहा है ड्यू टू लोडिंग, उसको कितना वो रजिस्ट कर पा रहा है वो क्रॉस सेक्शन, दैट इज योर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। सो आई ज्यादा होने के कारण बेसिकली लीवर आर्म ऑफ द क्रॉस सेक्शन इंक्रीजेज। तो लीवर आर्म ऑफ द क्रॉस सेक्शन इंक्रीजेस, इसलिए एमओआर इंक्रीजेस, इसलिए स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन, स्ट्रेंथ ऑफ क्रॉस सेक्शन अगेंस्ट बेंडिंग इंक्रीजेस। दैट इज द मीनिंग ऑफ आई हियर। समझ गए बात को? ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक लॉजिक, एग्जाम ओरिएंटेड एज अ सिविल इंजीनियर, डिजाइन ओरिएंटेड। क्लियर है? ठीक है, धीरे धीरे चीजें आते रहेंगे, नॉट टू वरी। अभी तो बस इंट्रोड्यूस किया है मैंने चीजों को, है ना। अभी जाएंगे अंदर, इसको बहुत अच्छे तरीके से खोलेंगे, डिकोड कर लेंगे। क्या समझे? ओके, मजा आ रहा है कि नहीं? दिस इज योर ऑल डिटेल अबाउट बेंडिंग स्ट्रेस, कि बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है। एक विजुअलाइजेशन तो क्लियर हुई होगी कि व्हाट इज बेंडिंग स्ट्रेस। अब चलिए समझते हैं शियर स्ट्रेस। आगे बाकी आगे अपना चैप्टर आने वाला है बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। उस चैप्टर में और जो भी थोड़ा कुछ कसर बचा हुआ है, जो भी बचा हुआ है उसको हम वहां देखेंगे। आई निकालने का कॉन्सेप्ट वगैरह सब उधर सीखेंगे। ई इंटू आई प्रोडक्ट क्या होता है सब कुछ वहां सीखेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा सीखते चलते हैं, ठीक है। अभी मैं केवल आपको स्ट्रेस समझा रहा था, उसी के चक्कर में इतना समझा दिया, है ना। अब चलो, दो तरह का नॉर्मल स्ट्रेस जो डेवलप हो रहा था वो समझ गए। डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस, बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेस। डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस क्यों? एक्सियल फोर्स अगर क्रॉस सेक्शन के सीजी पर लग रहा है तो डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस कंप्रेसिव या टेंशन का। अगर बेंडिंग है किसी सेक्शन पे, उसके कारण दो तरह का स्ट्रेस बनेगा। एक बनेगा कंप्रेसिव स्ट्रेस, एक बनेगा टेंशन स्ट्रेस। उनका जो वेरिएशन है वो लीनियर होता है। न्यूट्रल एक्सिस पे जीरो, न्यूट्रल एक्सिस से जैसे दूर जाएंगे वाई का वैल्यू जैसे इंक्रीज होगा, स्ट्रेस का वैल्यू बढ़ेगा, टेंशन में और कंप्रेशन दोनों में, है ना। तो जब भी मूवमेंट लगती है क्रॉस सेक्शन के ऊपर तो उस सेक्शन पे दो तरह का नॉर्मल स्ट्रेस आता है, अलग अलग नेचर का, एक ही साथ एग्जिस्ट करेगा, कंप्रेसिव में और टेंशन में, और इनका वेरिएशन है लीनियर। ये देख लिया, और इन स्ट्रेसेस को हम बोलते हैं बेंडिंग स्ट्रेसेस। ये सारा चीज देख लिया, सुन लिया, समझ लिया। बेंडिंग स्ट्रेस भी नॉर्मल स्ट्रेस, डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस भी नॉर्मल स्ट्रेस, तो इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट स्ट्रेस एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट इन द क्रॉस सेक्शन। इसको आप डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। समझ रहे हो बात को? डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट करने का क्या मतलब है वो भी बताऊं क्या? देखो, डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट करने का मतलब ये है, मान लीजिए ये कोई एक क्रॉस सेक्शन था, ये कोई एक क्रॉस सेक्शन है। इस क्रॉस सेक्शन पे कुछ इस तरह से बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा है, ठीक है। अब इसका मतलब समझ जाओ, यहाँ पे मैं दिखा देता हूं। इधर मान लो ये टेंसाइल स्ट्रेस, ऊपर टेंशन आ गया, नीचे कंप्रेशन आ गया, इस वाले केस, ठीक है। ये भी देख लो यार, ये बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है इस सेक्शन के ऊपर, ठीक है। नाउ इस सेक्शन पे ऐसा था कि इसी सेक्शन पे डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेसेस भी था। इस सेक्शन पे डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेसेस भी था, तो डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन है ऐसे, यूनिफॉर्म होगा। डायरेक्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है। सेंट वेनेंट प्रिंसिपल हटा दो, जनरली हम यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर करते हैं। तो ये है तुम्हारा सिग्मा बाई ए डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। समझ गए?
अब मुझे ये बताओ, और लेट्स सपोज ये अब सिग्मा बाय ए जो है ये किसी एक ही नेचर का होगा, या फिर टेंशन टेंशन, या फिर कंप्रेशन कंप्रेशन। सिग्मा बाय ए जो होगा एक ही नेचर का होगा, या फिर टेंशन टेंशन, या फिर कंप्रेशन कंप्रेशन। मान लो ये टेंशन टेंशन है, पूरे मेंबर में टेंशन टेंशन है, ठीक है, सिग्मा बाई ए का। अब मुझे ये बताओ, और यहाँ पे ये सिग्मा टी है और ये सिग्मा सी है। देखो अभी अगर इन दोनों को मैं ऐड करके रिजल्टेंट स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाऊं, तो रिजल्टेंट स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम मेरा कैसा बनेगा? चेंज हो जाएगा। कैसा चेंज होगा? सिंपल सी बात है, ये टेंशन टेंशन तो ऊपर, ऊपर वाला ये टेंशन और नीचे वाला ये वाला भी टेंशन, ये सिग्मा सिग्मा टी ये भी टेंशन में, तो ये टेंशन टेंशन अप टू न्यूट्रल एक्सिस ऐड होते चलेंगे। देखो न्यूट्रल एक्सिस तक, यहाँ है सेंटर पे न्यूट्रल एक्सिस, तो यहाँ तक ऐड होगा। तो इस रिजल्टेंट स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम अगर बनाओ तो ये देखो होगा क्या, कि ये टेंशन टेंशन ऐड होगा, ऐड होके टॉप फाइबर पे थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। इतना मान लो ये 2 सिग्मा टी हो गया, ऐसा इस तरह से दोनों ऐड हो जाएगा। मान लो इन दोनों का वैल्यू इक्वल है, मतलब सिग्मा टी इक्वल टू सिग्मा सी है, सिग्मा टी इक्वल टू सिग्मा सी है, ठीक है, इस तरह से। तो ये दोनों का वैल्यू ऐड हो जाएगा। जब दोनों का वैल्यू ऐड होगा तो ये ऐसा हो जाएगा, तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगी। अच्छा मान लो वैल्यू, मान लो ये भी 5, ये भी 5 वैल्यू कंसिडर कर लो यार, और ये भी 5, ठीक है, वैल्यू ले लो। तो देखो ये 5 प्लस 5 हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा इधर, ठीक है। अब ये 10 हो गया, और ये तो अप टू न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे पहले जो 0 हो जा रहा था, अब 0 होगा क्या? नहीं। अब ये घटते 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 यहाँ पे कितना आएगी अप टू न्यूट्रल एक्सिस, ये वेरी तो ऐसे लिनियरली ट्रेपेजोइडल फॉर्म में वेरी करेगा, और यहाँ पे आ जाएगा ये 5। क्यों? आप ये जोड़ोगे ना, टेंशन टेंशन को जोड़ सकते हो, टेंशन टेंशन में तो टेंशन टेंशन को जोड़ दिया, 5 प्लस 5 10, फिर ये घटते घटते यहाँ पे कितना 5 आ जाएगा। क्यों? यहाँ पे भले न्यूट्रल एक्सिस पे टेंशन में 0 है, बट डायरेक्ट नॉर्मल तो है ना 5 का न्यूट्रल एक्सिस पर भी, तो 5 जुड़ गया। उसके बाद देखो इधर कंप्रेशन इधर टेंशन, तो अब ये घटना चालू होगा, ठीक है, ये 5 से कंप्रेशन टेंशन, कंप्रेशन टेंशन तो माइनस हो जाएगा ना एक दूसरे से, तो घटना चालू होगा। तो घटते घटते घटते, और यहाँ पे कंप्रेशन 5 हो गया, और इधर भी ये 5 ही है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो घटते 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 यहाँ पे आ जाएगा 0, और पूरे क्रॉस सेक्शन के ऊपर एक स्ट्रेस होगा नेगेटिव स्ट्रेस, सॉरी एक ही स्ट्रेस होगा पॉजिटिव स्ट्रेस, जो कि होगा टेंसाइल। पूरे क्रॉस सेक्शन पे टेंशन होगा, और टेंशन को हम यहाँ पे जो नॉर्मल स्ट्रेस होते हैं उसको इस वाले एनालिसिस में जो हम यहाँ एनालिसिस करेंगे उसमें टेंशन को पॉजिटिव एज्यूम करके चलते हैं और कंप्रेशन को नेगेटिव। ऐसे जनरली जब डैम वगैरह हम डिजाइन करेंगे आगे चल के इरिगेशन इंजीनियरिंग वगैरह में, वहां पे हम देखेंगे कि जो ये रिजल्टेंट स्ट्रेस बहुत बनाओगे, ठीक है, अभी तो चालू हुआ है, एक जस्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ चीजों चीजों को धीरे धीरे अवगत करा रहा हूँ। बहुत सारा बनाएंगे, हर जगह बनाना है कि कंबाइंड स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट है ये, है ना। कंबाइंड स्ट्रेस मतलब बेंडिंग स्ट्रेस प्लस डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस को आपने कंबाइन करके एक रिजल्टेंट स्ट्रेस प्रोफाइल आपने बनाया है, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंबाइंड स्ट्रेसेस, ओके, कंबाइंड स्ट्रेसेस, ये बहुत बनाएंगे आप, नॉट टू वरी, है ना। बस एक मैंने सिखाया, मतलब ये पॉइंट बताने के लिए कि टेंशन टेंशन है तो ऐड कर दो, टेंशन कंप्रेशन है मतलब वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये चीजें होंगे स्ट्रेस में यहाँ पर, क्योंकि वो दोनों डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, सॉरी मतलब दोनों नॉर्मल स्ट्रेस है, बेंडिंग स्ट्रेस भी नॉर्मल स्ट्रेस और डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस भी नॉर्मल स्ट्रेस, इसलिए उनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। वो पॉइंट बताने के लिए ये चीज मैंने आपको थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल दिया कंबाइंड स्ट्रेस, क्लियर है। सो हाँ मैं क्या बोल रहा था, डैम वगैरह जब हम डिजाइन करेंगे तो वहां पे आप देखोगे बेसिकली हमें डिजाइन करते वक्त जो डर रहता है ना, क्योंकि आरसीसी देखो हम बेसिकली आप अपने अगल बगल क्या यूज करते हो, सीमेंट, कंक्रीट, कंक्रीट टेंशन नहीं झेल पाती, कंक्रीट का टेंसाइल स्ट्रेंथ काफी कम होता है, इसलिए डिजाइन करते वक्त जो हमें सबसे ज्यादा डर लगता है वो डर लगता है टेंशन से। चाहे वो कंक्रीट में देखो, स्टील में भी सबसे ज्यादा डर हमको टेंशन से ही लगता है। समझ में आ रहा है? सो टेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग भाई, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन लोगे दिक्कत होगा, जितना बता रहा हूं उतना समझते चलो, टेंशन नहीं झेलेगा कौन, नहीं चाहिए मेरे को टेंशन, कहा समझे बाबू लोग।
चलो यार, ये हो गया तुम्हारा बेंडिंग स्ट्रेस का थोड़ा कॉन्सेप्ट सीख गया कि व्हाट इज बेंडिंग स्ट्रेस। देखो हम लोग ना बहुत बेसिक बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरा अप्रोच ये है पढ़ाने का कि बहुत छोटे लेवल से हम आपको चीजों को एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आप, क्या ब्रह्मास्त्र तो मूवी फ्लॉप हो गई, लेकिन अपना फ्लॉप नहीं होगा, है ना। कोई भी एग्जाम एक बार पढ़ा, जिंदगी भर दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं है। फीलिंग लेते हुए, समझते हुए, सुनते हुए पढ़ते चलो। एक बार समझ नहीं आया, वीडियो को रिवाइज करो, जहां पे जो जैसा पॉइंट बोल रहा हूँ, क्या समझ में नहीं आया, वो पॉइंट को एक बार रिवाइज करो, नहीं तो फिर पूछो लास्टली, तो फिर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेसेस का भी दो कारण अलग अलग, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस, दोनों में समझा। शियर स्ट्रेस